अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक और एपिसोड के साथ मैं और वकार हाजिर है। और इस टाइम हमारे साथ एक और गेस्ट मौजूद हैं जो लॉग इन कर रहे हैं ऑल द वे फ्रॉम जर्मनी। रिसेंटली वो म्यूनिख में थे। आई एम नॉट श्योर कि एक अभी शायद मूव किया है या जो भी, तो उस बारे में वो भी बताएंगे। लेकिन हमारे साथ है मोहसिन, मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं और मेरे क्लास फेलो भी रह चुके हैं। वो अपना जर्नी शेयर करेंगे आज। और आज का जो एपिसोड है उसके ऊपर मेनली हम 3 एस्पेक्ट से बात करेंगे। एक तो ये कि जो स्कॉलरशिप्स हैं, बिकॉज़ ही स्टडीड ऑन अ स्कॉलरशिप ड्यूरिंग एज़ अ अंडरग्रेड, ड्यूरिंग इन मास्टर्स, नाउ ही हैज़ लाइक मूव्ड अब्रॉड। तो इन तीनों एस्पेक्ट से बात करेंगे और ऑब्वियसली उनके काम के लिहाज से भी बात करेंगे। ही इज़ वर्किंग एज़ ए डेटा साइंटिस्ट। तो व्हाट इज़ डेटा साइंस और वो इस फील्ड में कब से हैं और उनका एक्सपीरियंस कैसा है, एटसेट्रा, एटसेट्रा। तो और ऑब्वियसली लाइक एवरी टाइम मेरे साथ वकार हैं एज़ ए को-होस्ट एंड को-फाउंडर। तो इंट्रोडक्शंस की तरफ चलते हैं। आई थिंक मैंने थोड़ा-सा इंट्रोड्यूस तो करवा दिया, बट मोहसिन, फ्लोर इज़ योर्स। अपने बारे में अगर थोड़ा-सा बता दें तो। Thank you for inviting me. It's been a pleasure and really good initiative starting this. थैंक यू, थैंक Couldn't encourage more. So, यू। थैंक it's a यू। very good thing. So I would be very pleased if I knew this thing exists beforehand. और मैं हुँ। देख सकता है कि बाकी लोगों का क्या जर्नी है and it would have made my life probably a bit easier. अब बाकी लोग आपका जर्नी देखेंगे और I उनकी hope लाइफ so. आसान I होगी। hope so. I'm able to help. ठीक, Okay. तो मोहसिन क्या हो रहा है आजकल? क्या क्या कर रहे हो? क्या हो रहा है? कुछ खास नहीं हो रहा। नौकरी हो रही है और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी हो रही है जर्मनी में। माशा तो अभी रिसेंटली जिस तरह बिलाल ने बताया, मैं म्यूनिख में रहता था, मेरी जॉब म्यूनिख में है, लेकिन ड्यू टू सम अदर लॉजिस्टिकल रीजंस आई हैव मूव्ड टू न्यूरमबर्ग। इट्स अराउंड 2 एंड अ हाफ आवर जर्नी, और अगर आप ट्रेन पे जाएँ तो इट डिपेंड्स कि आप किस टाइम पे जा रहे हैं। अराउंड टेक्स अराउंड आवर एंड अ हाफ, एन आवर टू एन आवर एंड अ हाफ टू गेट टू म्यूनिख। तो यूँ समझ लें कि अगर पाकिस्तान की बात करूँ तो वाकई से इस्लामाबाद में डेली आ रहा हूँ, तो इट्स समथिंग लाइक दैट। तो मैं अभी न्यूरमबर्ग शिफ्ट हो गया हूँ और अब मैं यहाँ से जॉब कर रहा हूँ, लेकिन जॉब मेरी स्टिल म्यूनिख में ही है। ठीक है। तो मोहसिन, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है कि अपना इंट्रोडक्शन तो आप देंगे आहिस्ता-आहिस्ता। आपने अभी तो आपने म्यूनिख का इंट्रोडक्शन दिया। तो हम ये अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं कि आपकी अर्ली एजुकेशन से लेके अब तक आपने एजुकेशन कहाँ से की? किस यूनिवर्सिटी से पढ़े आप? और अगर आप इसके बारे में कुछ थोड़ा-सा हमें बता सकें। हाँ, ज़रूर। सो आई थिंक लाइक यू वाकई का मेंशन्ड, नाम ले लिया तो वाकई से ही स्टार्ट स्टार्ट वहीं से करते करते हैं। सो बोर्न एंड रेज्ड इन वाकेंट, इट्स अ स्मॉल टाउन और अ कैंट नियर Rawalpindi, right next to Texla. Like it's a sandwich between Texla and Hassan Abdal. So born and raised there, did schooling there till FSC in the FG school. So FG is federal government schools in all of the cants. Did my metric till in FG school. Then there was a college, same FG college. Did my FSC there. After that, we were lucky enough कि उस जमाने में एक स्कॉलरशिप होता था आईसीटी के नाम का, तो appeared in that scholarship program, or it ended up being in ComSets, and it was fully funded, even paid. So the way it used to work is that since in those, like I'm quite old now, I consider myself old. In those time, it was an IT, like you can say, telecom sector boom in Pakistan, and Musharraf was in power. So one good thing that I really appreciate him for, what he did is he created a fund where every telecom industry used to pay 1% of their profit to a IT fund, out of which one of the things that were born is the scholarship ICT. It was called ICT. IT मिनिस्ट्री इसको हैंडल करती थी, और IT की फील्ड से रिलेटेड जितनी भी डिग्रीज थी, बिजनेस फील्ड कोई ऑफर नहीं करते थे स्कॉलरशिप, IT रिलेटेड फील्ड्स कोई ऑफर करते थे अक्रॉस द पाकिस्तान। इसमें जीकी, कॉमसेट्स, यूईटी, नस्ट, सारी यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट करती थी, इस्लामिक, एयर, आई कैन, दीज आर द थिंग्स आई रिमेंबर, क्योंकि मेरे सारे दोस्त, मैं जानता हूँ वहाँ के बहुत से लोगों को जिन्होंने आईसीटी की स्कॉलरशिप पे इन जगहों से पढ़ा है। So on that I ended up in being in ComSat Saptabad. I did electronics engineering from there, और electronics engineering करने के बाद Aptabad is quite remote compare when you think about our IT industry, which is concentrated in Islamabad, Lahore and Karachi. That's about it.
तो वहां से नौकरियां खत्म हो चुकी थी उस वक्त पाकिस्तान में. इट वाज हार्ड फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स टू फाइंड जॉब्स. So ended up in doing masters, this time from LUMS. That was too on a एक scholarship. सेकंड, अगर इसको पहले थोड़ा सा आईसीटी वाली चीज के ऊपर थोड़ा सा मेरा भी एक क्वेश्चन है इसके Yeah, sure. एक्सपैंड कर लें उसके ऊपर. बेसिकली आईसीटी के बारे में आपको पता कैसे चला, प्लस क्राइटेरिया क्या था, क्योंकि और ये कब की बात है बेसिकली, आपने आईसीटी में अप्लाई कब किया था, ये बात भी है. ICT तो में मैं मैं अपने हिसाब से करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मुझे तो इसका नॉलेज नहीं था, क्योंकि अच्छा, ICT का प्रोग्राम जो है ना, फर्स्ट थिंग, इट इज नॉट फॉर एवरीवन इन पाकिस्तान. इट वाज सपोज्ड टू बी बैकवर्ड एरियाज इन पाकिस्तान. सैडली दे कंसीडर वाकई टू बी बैकवर्ड. थोड़ा बुरा सा वो इंप्रेशन देता है बैकवर्ड, लेकिन कह लो कि रिमोट एरियाज you can say. Remote. Vacant is not in any categories remote at all. वो तो जी. So luckily we had it, and the way we know it, because every year it was born a year before us. It was born in 2008. मैंने अप्लाई किया 2009 में. और होता यह था कि हमारे कॉलेज में भी ये होता था कि हमारे कॉलेज के अपने टीचर्स आईसी आफ्टर आवर एग्जाम्स 3 से 1 हफ्ते का सेशन वो अरेंज करते थे, जिसमें पूरा कॉलेज आता था और वो टेस्ट की तैयारी करवाते थे. आईसीटी एक्चुअली आपको जब आईसीटी पर अप्लाई करते हैं तो आपको खुद एक हैंडबुक देते हैं कि आप इससे तैयारी कर सकते हैं. तो हमारे टीचर्स कॉलेज में बुला के एज अ क्लास हमारे पूरे दिन के लेक्चर्स होते थे उस पर. तो एवरीवन इन वाकेंड, हर बंदे को वाकेंड में पता होता है कि आईसीटी का प्रोग्राम एग्जिस्ट करता है. वाह के लिए बिग क्रेडिट्स टू आवर कॉलेजेस, दे नो दिस हैपेंस. वो आपको इंट्रोड्यूस करते हैं, आप हर बंदा अप्लाई कर रहा होता है और आपको पता होता है कि ये हो रहा है. इट्स आई थिंक दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग के क्योंकि जब मैंने वो किया था तो वी डिडंट हैव लाइक दिस इंफॉर्मेशन और लाइक टेस्ट प्रिपरेशन और एनीथिंग लाइक दैट. और दूसरी चीज ये कि टेस्ट उसका वो आई थिंक उस वक्त एनटीएस के थ्रू ही उनकी कोलैबोरेशन थी कुछ, उसके ऊपर ही था टेस्ट. बट जो प्रेपरेशन का था वी डिडंट हैव लाइक ए कॉन्सेप्ट ऑफ लाइक प्रेपरेशन. और आई थिंक इन दैट यू गाइस लाइक वर वन स्टेप अहेड ऑफ अस, जो आपके कॉलेज में जिस तरह से भी बता रहे थे. और आईसीटी की एक कंडीशन ये भी थी कि आईसीटी रिमोट एरियाज में भी हर बंदे को नहीं देते थे वो. इट वाज ओनली फॉर गवर्नमेंट कॉलेजेस. अगर आप वाकेंड में भी प्राइवेट कॉलेज से पढ़ रहे हैं तो यू आर नॉट एंटाइटल्ड. दे हैड अ लिस्ट ऑफ कॉलेजेस, अगर आप उनसे पढ़ रहे हैं तो आप आईसीटी में अपेयर हो सकते हैं. And ICT, I remember we had around 500 people in our batch across Pakistan. If I remember correctly, we had like 60 to 65 students from my own college. Okay. Because everyone knows this, everyone goes through it. और वाकेंट एजुकेशन स्टैंडर्ड्स अच्छे हैं, टिल एफएससी दे आर वेरी गुड. और लोगों को पढ़ने का भी होता है क्योंकि मिडिल क्लास रहती है, वर्किंग मिडिल क्लास रहती है, बट दे कांट अफोर्ड अ लॉट ऑफ द यूनिवर्सिटीज. So ICT is a very good platform for people like us के जो जाके वहां से अंडरग्रेड की डिग्री कर सकते हैं. तो it ended up like there are a lot of 90% of my friends from my college they did bachelor's on ICT. अच्छा. और मतलब अगर नंबर के हिसाब से बात किया जाए तो क्या क्राइटेरिया था उसका? क्राइटेरिया उसका सिर्फ ये था जिस तरह बिलाल ने मेंशन किया, इट्स अ ICT बेस्ड टेस्ट, NTS बेस्ड टेस्ट. सॉरी, आप NTS बेस्ड टेस्ट में अपीयर होते हैं. उसमें टॉप के जितने लोगों ने रखने होते हैं वो उसको सिलेक्ट कर लेते हैं. उसके बाद आपकी यूनिवर्सिटी के साथ डिपेंड करता है कि क्या क्राइटेरिया. फॉर एग्जांपल जीकी में एक सीट होती थी. जीकी की सीट का क्राइटेरिया ये था कि आपके पास जीकी का इलेक्ट्रॉनिक्स का एडमिशन हो, ठीक है, और आप आईसीटी में भी क्लियर्ड हो. लेट्स सपोज अगर जीके में 3 लोग हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स पे पढ़ रहे हैं और वो आईसीटी के क्राइटेरिया पे भी फिल्ड हैं, तो जो सबसे ऊपर वाला आईसीटी का टेस्ट परफॉर्मर है ना, उसको मिल जाएगा. आई एक्चुअली नो अ गाय. आपको यही था कि आपकी एटलीस्ट फर्स्ट डिवीजन हो उसमें एफएससी में, और तो आप यू कैन सिक्योर एडमिशन बेस्ड ऑन योर टेस्ट परफॉर्मेंस समवेयर इन द पूल ऑफ यूनिवर्सिटीज. ठीक है. और आई एक्चुअली नो अ गाय जिसने जीके में एडमिशन लिया हुआ आईसीटी पे. ठीक है. अदर देन दैट फिर कॉमसेट था. कॉमसेट अगली पॉडकास्ट में हम उन्हें इनवाइट कर लें, हु नोस. तो उसके बाद कॉमसेट था. कॉमसेट्स का डायरेक्ट एडमिशन नहीं था. कॉमसेट्स में सिर्फ ये था कि आप आईसीटी पे अप्लाई करते हैं, आप टॉप 500 फॉर एग्जांपल कैंडिडेट्स थे, जो मुझे याद नहीं कितने कैंडिडेट्स उन्होंने रखने थे, वो रख लें. अब हर कैंडिडेट ने 4 यूनिवर्सिटीज की लिस्ट दी हुई है.
4 प्रेफरेंसेस थी। उन प्रेफरेंसेस में जिस प्रेफरेंस में लेट्स सपोज इफ आई एम नॉट द फर्स्ट गाय इन आईसीटी प्रोग्राम, सो आई एम नॉट गोइंग टू गो, और मेरी पहली प्रेफरेंस लेट्स सपोज जी की है, तो वो मेरे से ऊपर जो बंदा है वो उसको मिल जाएगी, तो मेरी प्रेफरेंसेस नीचे आती रहेंगी। ठीक है। अब हर यूनिवर्सिटी का डिफरेंट क्राइटेरिया था। नस्ट का भी क्राइटेरिया ये था कि आपके पास नस्ट में आई थिंक एडमिशन होना चाहिए, इफ आई रिमेंबर। कॉमसेट्स का ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं था कि आपके पास इंडिपेंडेंटली कॉमसेट से एडमिशन होना चाहिए। तो मेरे जो क्राइटेरियाज थे, मुझे अच्छी तरह याद है, जीकी थी, जीकी में मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक्स का एडमिशन नहीं था। यूईटी थी, यूईटी लाहौर थी, लाहौर में इलेक्ट्रॉनिक्स में एडमिशन लेना, वहाँ पे डबल की डिग्री होती है, यू हैव टू बी वेरी गुड, वो डेफिनेटली नहीं था। इसी तरह एक का फिर कॉमसेट्स थी और फिर कुछ और था। तो in those criterias I ended up being in ComSets. Great, mashallah, nice. So it's like depends कि आपने अपनी preferences कितनी अच्छी tailor की हैं। I know people जिनके ICT score मुझसे कम था and they did their bachelor's on ICT from NUST, because NUST electronics engineering offer नहीं करती थी, NUST computer engineering offer करती थी, and they selected that in their preferences। मेरी preferences में computer engineering नहीं थी। ठीक है, चलें एक और एक क्वेश्चन इसमें से एक निकल गया। सॉरी, इसके ऊपर भी इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर भी कि इलेक्ट्रॉनिक्स क्यों थी, उस पे भी हाँ, थोड़ी सी ये क्वेश्चन बात कर लेते हैं। लेकिन मोहसिन, आई डोंट थिंक कि, क्योंकि अभी इससे पहले भी मैं देख रहा था, गूगल कर रहा था कि अब दिस प्रोग्राम इज नॉट एक्टिव एनीमोर। मेरे पास जो एड्स आ रहे थे वो 2014 इस तरह से आ रहे थे, तो इट्स नॉट एक्टिव एनीमोर, राइट? As per my knowledge, it's not. Last person I know personally जिसने ICT पे बैचलर्स किया है वो 2014 का है। सही, so that means 2018 का ग्रेजुएट, like 18। हाँ। और जिस तरह का जितना ICT फॉर्मल था हमारे जमाने में, मेरा ख्याल है हमारे से 1 साल बाद तक फॉर्मल उतना रहा है, उसके बाद नहीं रहा। इवन माय यंगर ब्रदर डिड बैचलर्स ऑन ICT, तो उसके जमाने में भी आप एडमिशन ले लेते थे और उसके बाद आप ICT को बताते थे कि मेरा एडमिशन हो गया है यहाँ पे और आपकी अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ कैटेगरीज है, तो वो आपको स्कॉलरशिप देते थे, और वो स्कॉलरशिप भी उसका 1 साल के बाद स्टार्ट हुआ था। I think 2009 was the biggest batch like ever. Yes. 8 में स्टार्ट हुआ था, तो हमारे साथ भी जो 8 के सीनियर्स थे, they were like a smaller batch. 9 was like the biggest one. 10 में भी कुछ लोग थे, बट बहुत कम हो गए थे उसके बाद से, और उसके बाद I don't know anyone के जिसने 2009 के बाद कॉमसेट्स में जितनी बड़ी इनटेक आई थी ना, वो दोबारा नहीं आई। आई नो पीपल जिन्होंने कॉमसेट से ICT पे उसके बाद भी बैचलर्स किया है, लेकिन इट लाइक हमारी फॉर्मलाइज्ड क्लास थी, ICT क्लास। There was no exactly such thing after that. सिर्फ ICT डेडिकेटेड था। Yeah. Exactly, we had the same in उसके Comsets. बाद मैंने ये कहीं पे भी नहीं देखा। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन मेरा है, क्योंकि जब मैंने कंप्यूटर साइंस किया था, मुझे बेसिकली मेरे भाई ने कहा था कि यार कंप्यूटर साइंस फील्ड है, क्योंकि उन्होंने भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की हुई थी, और आपको जैसे पता है कि इंजीनियर्स का क्या हालात होती है, इंजीनियर्स की क्या हालात होते हैं। बेसिकली he waited 3 years actually to get some good job actually, you found out के बाद में 3 साल बाद जॉब हुई थी। तो आपका क्या था, आपने इंजीनियरिंग ही क्यों चूज की? आपको किसी ने बताया था कि इंजीनियरिंग चूज करना, या फिर आपने इस वजह से चूज की कि यार इंजीनियरिंग नाम लग जाएगा जो कि आजकल लोग कहते हैं कि यार मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में चला जाता हूँ क्योंकि वो इंजीनियर का नाम लग रहा है, लेकिन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस एज वेल। सो ये अच्छा, इंजीनियरिंग क्यों? मैं जब एफएससी कर रहा था तो माय इंटरेस्ट डेवलप्ड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखें, डेंजरस। सो आई वांटेड टू डू अ बैचलर्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, लेकिन उस वक्त बड़ों ने ये कहा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बैचलर्स करके तुम क्या करोगे, पढ़ा लोगे पाकिस्तान में। और उस टाइम ये था कि ब्रेकिंग बैड भी नहीं था आया हुआ, तो लोगों को पता भी नहीं लोगों को पता भी नहीं था। तो और इंजीनियरिंग 2009 की अगर आप बात करें ना, इट वाज अ बूम। स्पेसिफिकली टेलीकॉम इंडस्ट्री का बूम था, जॉब्स थी, हर कोई ये सोचता था कि आप इंजीनियरिंग कर लेंगे तो आपको नौकरी मिल जाएगी वहां से निकल के। ठीक है। और डबल ई 2010-11 तक जो है ना, वो थी कि डबल ही करनी है, हर बंदे ने डबल ई ही करनी है और कुछ नहीं करना। जी बिल्कुल। इवन लाइक आई रिमेंबर व्हाइल वी वर डूइंग मास्टर्स, पीपल वर स्टिल रनिंग आफ्टर डबल ई। सो वो जमाना वो था जब हर किसी से पूछे ना क्या करना है, तो उसके बड़े उसको कहते थे बच्चे डबल ही करनी है और कुछ नहीं करना। तो थोड़ा बूढ़े होने के नुकसानात उठाए हमने, कह सकते हैं आप। नहीं कहूंगा कि नुकसानात उठाए, डबल ही करने के बहुत से फायदे भी हैं। तो प्राइमरीली इफ आई मेंशन इट, वो इतना जलील कर देती है कि उसके बाद आप कुछ भी बर्दाश्त कर लेते हैं। ठीक है, सही सही कर। ऑब्वियसली जो
रियलाइजेशन है ना कि हम्म। अच्छा यार मैंने ये कर लिया और आपने रियलाइज कर लिया कि अच्छा अब मैंने इसमें नहीं जॉब मिल रही तो मैंने इस किसी और फील्ड को चूज करना है। वो जो एक प्रोसेस है, द थिंग दैट यू आर सेइंग, कि वो आपको इतना ख्वार कर देते हैं कि फिर आप जो है वो कुछ भी वो कर सकते हो। एक्चुअली इट्स अ तो फिलोसफिकल डिबेट मेरी नज़र में। यूनिवर्सिटी का काम है आपको इस काबिल बनाना कि आप अपने ऊपर कुछ भी आया आप उसको खुद सीख सकें। हम्म, एंड आई थिंक डबल इज अ वेरी गुड डिग्री टू लर्न दैट। एग्जैक्टली, हम्म, आई थिंक आई एग्री विद दैट, आई एग्री विद दैट। तो जो या इलेक्ट्रिक का डिसीजन था वो बेसिकली इंजीनियरिंग का डिसीजन था, वो वाज मोर इंस्पायर्ड फ्रॉम लाइक पेरेंट्स। पेरेंट्स ओके, ओके, मेक सेंस। अच्छा। एग्जैक्टली क्योंकि ऐसा ही था ना मोस्टली, मोस्टली जो हमारा भी सीन था वो भी ऐसे ही था कि मोस्टली इंस्पायर्ड बाय समबडी इन लाइक लाइक हाउसहोल्ड। एग्जैक्टली, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही। तो तो आपने देखें बैचलर्स आपने कब कंप्लीट की, और आपने थोड़ा सा बताया कि आपने थोड़ा सा वेट भी किया जॉब के लिए क्योंकि जॉब फाइंड करने में इशू हो रहा था, मिल नहीं रही थी। मैंने बैचलर्स 2013 में किया और मैंने वेट नहीं किया। मुझे बाकियों अच्छा, को देख के नज़र आ रहा था गुड। कि जॉब नहीं मिल रही। अच्छा, ग्रेट ग्रेट। तो और फिर लाइक आपने जी जी सॉरी इट्स अ स्ट्रोक ऑफ लक आल्सो। लाइक इन माय केस इट वाज प्योरली अ स्ट्रोक ऑफ लक। मैंने मास्टर्स भी इंटेंशनली नहीं किया। हम्म, यही मेरा मेरा क्वेश्चन था। बैचलर्स के दौरान ये इरादा बन गया था कि मजीद नहीं पढ़ना। ठीक है। अच्छा, तो लेकिन हुआ ये, हम एबटाबाद रहते थे, तो एबटाबाद शाम 7 बजे सो जाता है। सर्दी ठीक भी है, वहाँ पे शदीद होती थी उस ज़माने में, बर्फ़ पड़ती होती थी, तो एबटाबाद शाम 7 बजे सो जाता होता है। तो एक दोस्त ने देखा कि लम्स के एडमिशन और मास्टर्स के लिए ओपन है, टेस्ट फी भी कोई नहीं है। तो उसने कहा चलो यार अप्लाई करते हैं, और कोई नहीं, इस्लामाबाद का चक्कर लगाएंगे, दिन शिन घूमेंगे वहाँ पे और शाम को वापस आ जाएंगे। अच्छा, तो हमने लम्स का मास्टर अप्लाई कर दिया हम्म, बगैर तैयारी किए गए। हम 5 दोस्त थे, एक नस्ट से था, 4 कॉमसेट से थे, और जिसकी हमें उम्मीद थी कि टेस्ट पास हो जाएगा वो नस्ट वाला हम्म, था। अच्छा, और वो तो अल्लाह की करनी हुई, हमने टेस्ट दिया। तो नस्ट के लम्स के टेस्ट के बिलाल कैन टेस्टिफाई, 2 पार्ट्स होते हैं। एक एनालिटिकल पोर्शन होता है पहले हाफ 2.5 आवर्स का, ठीक है, और उसमें आपकी मैथ एनालिटिकल स्किल्स और इंग्लिश एनालिटिकल स्किल्स और लॉजिकल रीजनिंग, और आखिर में एक इंग्लिश ऐसे लिखवाते हैं, वो एलगेट कहते हैं मेरे ख्याल उसको। हम्म, उसके बाद आपका 2 आवर्स का टेस्ट होता है जो आपकी डिग्री फोकस्ड होता है। तो अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इतना सलाहियत दी थी कि एनालिटिकल टेस्ट, इफ यू गिव इट मी नाउ आई कैन स्टिल एस इट, हम्म, अच्छा, अदर माशाल्लाह। देन फॉर्मल इंग्लिश। ऐसे आपको मैं अभी भी लिखूंगा तो उसमें बहुत सारी स्पेलिंग मिस्टेक्स होंगी, इवन दो आई स्पीक इंग्लिश ऑल डे लॉन्ग, बट हम्म। courtesy Google, my spellings are always wrong. as well, but still you struggle with English. Yeah. इसमें एक पॉइंट जो तुमने मेंशन किया कि टेस्ट देने चले गए थे एबटाबाद से इस्लामाबाद, यू वर इन कॉमसेट्स एबटाबाद और फिर टेस्ट देने इस्लामाबाद उन्होंने Mhm. कभी बनाया हुआ था। यू वर सेइंग के तैयारी कुछ नहीं की, बस मुंह उठा के टेस्ट देने चले गए। तो जस्ट लाइक ए डिस्क्लेमर कि इसका ये मतलब नहीं है हाँ, कि टेस्ट exactly. देने चाहिए। लाइक like Mohsin mentioned before कि that double E degree it prepares you like so well to handle situations like these जो mathematical problem है या analytical problem है, and after at the end of your 4 years you have like studied so much कि you don't feel like it's a normal GAT test जो है वो बहुत मुश्किल होगा या कुछ इस तरह से होगा। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप टेस्ट की तैयारी ना करें, जरूर तैयारी करें। Like I would like to emphasize it. Like I tell you, like just now, मैंने टेस्ट की तैयारी नहीं की, लेकिन आप मुझे अभी भी अगर गैट टेस्ट देंगे ना आउट ऑफ द ब्लू, I can ace it. हम्म, That's a natural ability that has been given to me. It's not in my control. But हर बंदे के पास नहीं होती, और उसका तरीका ये है कि you have to go through a cycle. That cycle is hard work, nothing else. और लम्स का प्रोसेस भी यही है कि 2 टेस्ट हैं, पहले एनालिटिकल टेस्ट है और फिर सब्जेक्ट टेस्ट है। पहले एकेडमिक ऑफिस एनालिटिकल टेस्ट चेक करता है, वो जो पास होता है जिन लोगों का, सिर्फ उनका सब्जेक्ट टेस्ट डिपार्टमेंट के पास जाता है चेक होने के लिए। हम्म, ठीक है, सो यू हैव टू बी वेरी गुड इन बोथ साइड्स। अगर आप सब्जेक्ट टेस्ट में बहुत अच्छे हैं लेकिन एनालिटिकल एबिलिटी नहीं है आपकी, तो आपका टेस्ट कभी भी डिपार्टमेंट तक नहीं जाएगा। ठीक सही। It's a process you have to know. Luckily, my process was the other way around. I'm good at analytical test. हम्म,
So my subject test went to department और I happened to pass it. ठीक है, और लम्स में भी आपने स्कॉलरशिप ली थी किस तरह? लम्स की उस जमाने में तो पॉलिसी थी, आई थिंक आज भी ऑन वर्बल पॉलिसी है, आई एम नॉट श्योर हाउ, आई कांट टेस्टिफाई कि स्टिल एक्टिव है या नहीं है बिकॉज आई हैवंट बीन इन टच लेटली। लम्स की ये पॉलिसी है, आप अगर एडमिशन ले लेते हैं, सिक्योर कर लेते हैं, उसके बाद फाइनेंसेस आर नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, हमारे जमाने में they were not एटलीस्ट आवर टाइम दे वर नॉट। हमारे जमाने में मास्टर्स में भी वो स्कॉलरशिप दे देते थे, अब मास्टर्स में वो ये करते हैं कि एटलीस्ट आपको लोन दे देते हैं। सो और वो लोन किसी चीज पे कंटिजेंट नहीं होता, आई कैन टेस्टिफाई, इंटरेस्ट फ्री लोन, राइट? इट्स इंटरेस्ट फ्री लोन। दे आपकी कोई डिग्री वो होल्ड नहीं करते, वो कुछ भी होल्ड नहीं करते आपका, एंड इट्स अ वेरी इजी इंस्टॉलमेंट लोन। मेरे छोटे भाई ने उसी लोन पे मास्टर्स किया वहां से, और 3 महीने में 30,000 रुपए देने होते हैं आपने। अच्छा, सो अब मास्टर्स में अगर आपके फाइनेंसेस नहीं है तो वो आपको लोन दे देते हैं। आई एम नॉट श्योर अबाउट बैचलर्स, आई थिंक दे स्टिल गिव यू स्कॉलरशिप, लेकिन लम्स की ये पॉलिसी है कि पहले आपने एडमिशन सिक्योर करना है, उसके बाद पैसों की बात आती है, और दे ऑलवेज फाइंड अ मिडिल ग्राउंड फॉर यू। हाँ, अगर आपने गाड़ी रखी हुई है और 2 प्लॉट हैं आपके अब्बा जी के, और उसके बाद आपको वो कहें कि स्कॉलरशिप दे दें, तो वो आपको नहीं देंगे, वो कहेंगे वो बेचें। because it's NOP because it's a NOP scholarship program which is National Outreach Program, और उसमें उसका मेन पर्पस ही है, जिस तरह ICT का मोहसिन ने बताया, कि इंटेलिजेंट पीपल फ्रॉम रिमोट एरियाज जो कि शायद अफोर्ड नहीं कर सकते एजुकेशन इन लाइक बिगर यूनिवर्सिटीज, तो उनके लिए उनको एक चांस दिया जाए इस तरह के प्रोग्राम्स को इंट्रोड्यूस करके। सो दैट वाज द मेन रीजन। और देयर प्रोसेस इज वेरी their process was very very strict as well, उस चीज को जज करने में कि whether you deserve it or not financially। तो I still remember कि उसमें आपने एक फॉर्म फिल करना होता है जिसमें आप अपनी फैमिली की इनकम वगैरह फिल करते हो, अपने इलेक्ट्रिसिटी का बिल्स वगैरह लगाते हो अपने हाउस होल्ड के। फिर आई थिंक आई हैव मेंशन्ड किसी शुरू वाली एपिसोड में भी है इस तरह से। हाँ जी, सेकंड एपिसोड में एक बंदा जो है वो उनकी तरफ से आपके घर पे आता है, वो विजिट करता है आपका, वो देखता है कि हाउ डू यू लिव। और अगर कोई बंदा आपके घर आता है, विजिट करता है, देन यू गेट लाइक ए वेरी गुड आइडिया कि व्हाट देयर फाइनेंशियल सिचुएशन इज। तो दे हैव a very rigorous process for the scholarships and that. तो अच्छा, तो मोहसिन कहाँ थे स्टोरी में, कहाँ थे कि गिवन द एडमिशन टेस्ट? हो गया, हाँ, और एडमिशन हो गया, और अब वहाँ पे हो गया, तो फिर आप बेशक आपको कुछ पैसे पे करने भी पड़ रहे हो, थोड़ी सी परसेंट, तो यू स्टिल ट्राई टू पे इट, क्योंकि इट्स लम्स, राइट? तो अच्छा, और आपने सिक्योर कर लिया। वहाँ पे क्या प्रोग्राम है जो आपने सिक्योर किया? वहाँ पे चॉइस है प्रोग्राम्स की, या आप इंजीनियरिंग में जा रहे हो? किस तरह से था वहाँ पे? अच्छा, until now बैचलर्स बस गुजारे किया था, क्योंकि कहा जाता था कि यूनिवर्सिटी में चले जाओ, ग्रेजुएट हो जाओगे, नौकरी हो जाएगी, और वी टुक इट टू हार्ट, व्हिच वाज रॉन्ग, वेरी रॉन्ग। सो हमने भी कुछ ऐसा ही किया, लेकिन अल्लाह की करनी हुई, मास्टर्स में एडमिशन हो गया, और मास्टर्स में एडमिशन भी डबल ई में हुआ। व्हाई यू विल आस्क, व्हाई डबल ई स्टिल? अभी तक कोई इनलाइटमेंट नहीं थी कि डबल ई से जान छुड़ानी है। अभी तक ये पता था कि नौकरी मुश्किल है, ये नहीं पता था कि डबल ई की नौकरी बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो और इतने गट्स भी थे नहीं कि जाके बिजनेस स्टार्ट कर सकें, ना इतनी इकोनॉमिक बैकिंग थी कि हम बिजनेस स्टार्ट कर सकें तो नुकसान बर्दाश्त करें। सो नौकरी वाज द ओनली ऑप्शन। खैर अल्लाह की करनी हुई, लम्स में मास्टर्स स्टार्ट शुरू कर दिया डबल ई का। लम्स के अंदर मास्टर्स में 5-6 स्ट्रीम्स है डबल ई की जो आप कर सकते हैं। उसमें कम्युनिकेशन है, सिग्नल प्रोसेसिंग है, पावर है, कंट्रोल है, एम्बेडेड सिस्टम्स है। और मैं आया, मैंने शुरू किया। अब मेरी बैचलर्स जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में था, डबल ई के अंदर इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के अंदर था। मास्टर्स में मुझे, आपके पास ऑप्शन भी होती है कि जो मर्जी, आज़ादी होती है, जो मर्जी करते फिरें आप, एज लॉन्ग एज यू फिल लाइक रिक्वायर्ड सेट ऑफ थिंग्स। सो आप अपना स्ट्रीमलाइन सेलेक्ट करें, उसमें 2 कोर होते हैं, 2 इलेक्टिव कोर्सेज होते हैं, और टोटल 30 क्रेडिट आपने पूरे करने हैं, जिसमें से अगर आप चाहें तो थीसिस के 6 क्रेडिट्स हैं। तो बाकी आपके पास कोई, मैंने कितने बता दिए, 6 और 6 12 क्रेडिट्स की फ्री विगल रूम होता है, जो मर्जी करें। अच्छा, पढ़ाई के लिहाज से। पढ़ाई के लिहाज से। ठीक है।
तो वो मैंने एक्सप्लोर करना शुरू किया, तो माय इंटरेस्ट स्टार्टेड टू डेवलप इन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। वजह नुमान जफर साहब हैं, वहाँ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाते हैं, उनके लेक्चर्स भी शायद कहीं पे अवेलेबल होना किसी लम्स की वेबसाइट पे। आप एक दफ़ा उनको पढ़ाता देख लें तो आप कहते हैं कि वाकई नाइस। अगर आपका पहले से कोई प्री डिफाइंड इंटरेस्ट नहीं है, जिस तरह बिलाल आया था, तो बिलाल पहले से ही टेलीकम्युनिकेशन में था, तो इट वाज ईजी फॉर हिम। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स से आया था, मुझे पता था मैं कुछ भी कहीं भी जा सकता हूँ, मेरे प्री रिक्विजिट्स फिल करते हैं, और कोई स्पेसिफाइड इंटरेस्ट था नहीं। तो स्टार्टेड टू डेवलप दैट कि पहले 3 हफ्ते में आपके पास ऑप्शन होती है कि आपके पास 3 हफ्ते हैं एनरोल करने के लिए। तो हर लेक्चर में जाके कौन कैसा पढ़ा रहा है, क्या है, तो उससे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स शुरू की। पहला साल खत्म हुआ तो अंदाजा हुआ कि ये तो गलत है, डबल तो नहीं करनी चाहिए। तो एट दैट टाइम आई स्टार्टेड टू स्विच, गिवन इट वाज लम्स, तो विगल रूम था, तो वहां से मैंने अपनी स्ट्रीम एम्बेडेड सिस्टम की तरफ स्विच की, और कंप्यूटर साइंस के जितने कोर्सेज मैं ले सकता था मैंने लिए फिर वहां पे। ठीक, जबरदस्त। सो दैट वाज द एंट्री पॉइंट, एनलाइटनमेंट के हाँ, डबल इज नॉट द प्लेस टू बी, और आपने अब यहाँ से मूव करना है। यार तो इसमें मोहसिन मैं एक चीज में ऐड कर दूंगा कि शायद इसका थोड़ा सा आई डोंट नो बुरा इंप्रेशन जाए जो व्यूअर्स हैं, ऑडियंस है उसके ऊपर, कि डबल इज नॉट अ प्लेस टू बी। इसमें एक चीज है कि इट्स नॉट लाइक डबल इज लाइक ए बैड फील्ड और इस तरह से डबल इज, आप व्हाट आई मीन टू से इज, इंटरनेशनल डबल इज नॉट अ प्लेस फॉर मी टू बी। हाँ एग्जैक्टली, बट इसमें डबल ई इज लाइक ए परफेक्टली फाइन फील्ड अगर आप अपना उसमें इंटरेस्ट फाइंड कर सकते हैं। इट्स लाइक वेरी रिगरस मैथमेटिकली, और बाकी एस्पेक्ट डिजाइन वगैरह हार्डवेयर के लिहाज से सब कुछ, अगर आप उसमें अपना इंटरेस्ट फाइंड कर सकते हैं, इट्स ए वेरी गुड फील्ड टू बी। बट इट्स एट दैट टाइम और मे बी इवन नाउ एज वेल, इट वाज डिफिकल्ट टू graduate with the engineering degree, electrical engineering degree, and find a job which is reasonably paid. और यही वजह थी आई थिंक बहुत से लोग जो स्विच करते हैं उनके लिए भी, स्पेशली इन पाकिस्तान, कि इंजीनियरिंग डिग्री करने के बाद भी they don't find a job reasonable enough, and they end up working in like some kind of software house or something like that. और फिर इवेंचुअली वो कहते हैं कि अच्छा यार इस तरफ काम कर रहे हैं तो उसी में करते रहें। और प्रोग्रामिंग चूंकि डबल ई में भी हमने पढ़ी होती है, तो यू कैन लाइक डू स्टफ इन लाइक a programming language, but it's up to the person। अगर आपका इंटरेस्ट है यू कैन, और सक्सेस स्टोरीज भी हैं इस तरह की कि जिन लोगों ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है, ग्रेजुएट में मास्टर्स किया, एंड दे वेंट अब्रॉड टू डू their doctorate in the same field, और now they are doing like really well in the field of academia। और abroad चूंकि collaborations भी होती हैं इंडस्ट्री और एकेडमिया की, that's how they come up with the latest technologies। So they found like an interest there, and they found like a reasonable enough jobs and work environment, etc etc। तो अगर आप भी वो फाइंड करते हैं, you find your interest, you will end up in like a reasonably good place। So just to Yeah, कि to इस बात highlight से it more, in my opinion, you should do what you like to do. Okay, अगर आप वो कर रहे हैं, then there is nothing कि आपको जॉब नहीं मिलेगी, आपको रोजगार नहीं मिलेगा उसमें, कोई आपको स्टॉप नहीं कर सकता। I was doing whatever I was doing out of rationality. Okay, it was not out of passion. I had to find a balance between what I was doing with the rationality and where there's good living. It is a fact in Pakistan, the only good paying jobs are in IT industry. Okay, that does not stop it for you to find a good job in electrical engineering, but for that you have to have passion in that. अगर आपका पैशन नहीं है तो आप उस सारे साइकिल में से नहीं गुजर सकते जो उसके लिए रिक्वायर्ड है। एग्जैक्टली ठीक है, अगर आपका पैशन है उसमें, मैं जानता हूं लोगों को जो आज भी डबल ई करते हैं। डबल ई इज स्टिल वन ऑफ द हाईएस्ट रैंक डिग्रीज इन पाकिस्तान। आप अगर आज भी उसका मेरिट देखें तो वो इट्स नॉट देयर वेयर इट वाज इन 2009। पाकिस्तान में 2009 में पहली प्रेफरेंस होती थी डबल ई, बाकी कुछ सोचा ही नहीं जाता था। आज अब लोगों में एटलीस्ट इतना शऊर आ गया कि वो सोचते हैं कि हमने, विद टाइम इट इज डेवलपिंग। ठीक है, लेकिन आपने वो करना है जो आपको पसंद है। आप अगर अब रैशनैलिटी पे आ रहे हैं तो फिर आपने ये डिसाइड करना है कि रैशनैलिटी आपकी क्या है। माय रैशनैलिटी इज विच इज द जॉब सेक्टर।
I was doing even masters out of necessity because it's doing it is better to do something than sitting at home. Exactly. So that's, and me and Bilat, we both know very, very good people who have done bachelors in EE, and they are miles ahead of us. Because they like the field, they were passionate enough to like work in that field, or उस rigor से वो गुजर सकते थे. Maybe we're like not strong enough or not intelligent enough to do that. But मोहसिन इसमें अच्छा, अब you have like ये realization हो गई आपको कि यार अच्छा, मुझे rationality की जैसे आपने बात की कि मुझे ये field वो करनी चाहिए और इस तरह से, and I think you made a very good call doing the studying the subjects जो वहाँ पे थे, because there was like no restriction subjects की. आप किसी भी subject में generally जाके class में भी बैठ जाओ, अगर आपने enroll नहीं भी किया हुआ in LUMS, तो आप कोई भी course ले सकते हैं वहाँ पे. But that was a good thing that you enrolled in subjects और computer science की तरफ you started shifting. But you graduated with the same degree, और degree का title भी change हो सकता है या क्या वो था? I graduated with the same degree. I don't think डिग्री का टाइटल चेंज हो सकता है. अगर मैं EE में मेरा एडमिशन है तो EE की किसी एक स्ट्रीम की रिक्वायरमेंट्स मैंने पूरी करनी है. एम्बेडेड सिस्टम्स की स्ट्रीम है EE के अंदर, उसका बहुत अच्छा ओवरलैप है CS के साथ. ठीक है. तो अब जिस तरह कंप्यूटर नेटवर्क्स और नेटवर्क सिक्योरिटी का कोर्स है, they were offered in CS. I took them with a EE code. As वो EE इलेक्टिव के तौर पे भी आप EE इलेक्टिव के तौर पे वो मेरी एम्बेडेड सिस्टम की स्ट्रीम में काउंट हो गए. ठीक. क्योंकि LUMS में ऐसा भी होता है कि मैथ EE, इवन बायो के कोर्स EE के साथ ओवरलैपिंग कोड के साथ ऑफर होते हैं. एंड इवन इफ दैट इज नॉट द केस, तो आप एक्स्ट्रा कोर्स ले सकते हैं, कोई आपको रोकेगा नहीं कभी भी वहां पे. इवन लाइक वन थिंग इज यू एनरोल इन द कोर्स विच इज काउंटेड टुवर्ड्स योर डिग्री, और आप अनएनरोल्ड भी ले सकते हैं. लेकिन आप अगर कोई फालतू कोर्स एनरोल भी करेंगे तो कोई आपको ये नहीं कहेगा कि भाई आप अपनी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर जा रहे हैं. ठीक. आई नो इन अदर प्लेसेस यू कांट डू दिस. आपके अगर क्रेडिट आउट से ऊपर जा रहे हैं आप, तो वो आपको नहीं लेने देते. वहां पे आपको कोई नहीं रुकेगा. एटलीस्ट हमारे जमाने में कोई नहीं रोकता था, एंड आई होप कि अभी भी कोई नहीं रोकता होगा. I think it must be same there. There's no पढ़ाई के ऊपर वहाँ पे कोई वो नहीं है कि आपको रोकेंगे. आप पढ़ना चाहते हो, आपको वो they'll provide like everything to make sure कि you're doing good. तो मोहसिन, लम्स आ गए, मास्टर्स कर लिया, ग्रेजुएट कर लिया. पढ़ाई का तुमने पहले बता दिया कि बैचलर में तुम कह रहे थे कि पढ़ना नहीं है, और तो मैं ये नहीं पूछूंगा कि डॉक्टरेट का ज़हन नहीं बना या कुछ इस तरह से. ठीक है, वो पहले ही उसका आंसर मिल गया. तो जॉब के ऊपर अगर आ जाएं कि नाउ अब तुमने ये रियलाइज भी कर लिया कि अच्छा CS की फील्ड जो है इज मोर सूटेबल फॉर यू, हैव फाउंड लाइक ए पैशन देयर एज वेल कि अच्छा यार मैं इस चीज़ में अच्छा हूँ और इस चीज़ की तरफ मुझे जाना चाहिए. तो the next question that comes to mind कि अच्छा अब मुझे जॉब करनी है और जॉब ढूंढनी है, तो हाउ वो कैसे तुमने स्टार्ट किया ड्यूरिंग योर मास्टर्स, और क्या लम्स में कोई ऐसी चीज़ें थी? आई रिमेंबर के for me finding my first job, it was very helpful. जो लम्स का कैरियर सर्विसेज ऑफिस है, they advertised like these kind of jobs जो उनके पास different industries से आ रही होती हैं. But what was it in your case? How did you job पहली जो थी वो कैसे find की और कैसे start की? सही हो गया. अच्छा, लम्स का करियर फेयर इट्स ऑलवेज हेल्पफुल बिकॉज वहाँ पे इंडस्ट्री आती है और आप जाते हैं उनके पास, उनसे बात करते हैं. एटलीस्ट आपको कंपनीज का पता चलता है हो क्या रहा है. वो आपसे सीवीज कलेक्ट करते हैं. एट टाइम्स वो आपको जवाब भी देते हैं. काफी सारे टाइम्स वो आपको जवाब देते हैं. गिवन लम्स नेम, दे रिस्पॉन्ड. फर्स्ट इमेज आपका बहुत अच्छा होता है तो वो रिस्पॉन्ड करते हैं. अदर देन दैट, जो मुझे बहुत ज्यादा फायदा हुआ जब आप अप्लाई कर रहे हैं, तो यू रिमेंबर उस्मान इफ्तिखार. So he was doing masters with us and he was doing a job in mentor graphics. So he was a very close friend, and other people also. So what I practically did is I created a CV, I sent them, they reviewed it, they grilled it, like they criticized it. I made improvement because those are the people. जब आप वहाँ पे मास्टर्स कर रहे हैं तो आपके साथ और लोग भी मास्टर्स कर रहे हैं जो एक्चुअली जॉब्स पे हैं और जो इंटरव्यू करते हैं लोगों को. तो मैंने अपनी CV उनको दी, उन्होंने treated it as a candidate CV, और उनको जो mistakes उसमें नजर आई, they gave me, I improved them, and with cycle it improved
to a point, or other than that, I used to send CVs. Another advantage was that living there, कि आप लोगों को जानते हैं, और the best way to get you an interview is a recommendation. That recommendation is not meant to be कि ये मेरा बंदा है, इसको रख लें. That recommendation is only this: ये मेरा बंदा है, you have this position, kindly consider him for interviewing. तो उसके बाद आपकी सीवी को देखा जाता है. आपकी सीवी वैसे अगर उसको 5-6 सेकंड, जो एवरेज रिक्रूटर टाइम है, जो स्टैट्स हैं कि एवरेज रिक्रूटर्स दे टेक अराउंड 5 to 6 सेकंड्स टू रिव्यू योर सीवी. आप अगर किसी बंदे को रीच आउट करके कंपनी में, एंड दिस इज ट्रू फॉर एवरीवेयर, इवन हियर इन जर्मनी, यूएस, एवरीवेयर, कि अगर आप किसी को रीच आउट करेंगे और वो आपकी सीवी फॉरवर्ड करेगा, तो इट विल गेट मोर टाइम. एंड बीइंग देयर, नोइंग पीपल जो इंडस्ट्री में हैं अब, because we were in Lahore, we get to know people from friends of friends, or then I started to reach out to them, and they recommended me to places. So, and they interviews started to happen. I think it was my third interview. I remember the first one, I forgot the company's name. Okay, वहाँ पे हुआ था, वो भी मेरी फ्रेंड की recommendation थी. It was also a security industry. So before starting, after my masters, I started the job in security industry, security researcher. ठीक है. तो हुआ ये कि मैंने इंटरव्यू दिया. फर्स्ट इंटरव्यू वाज वेरी गुड. सेकंड इंटरव्यू में उनका CTO था जिसने इंटरव्यू लेना था. I made a mistake of googling him. That guy was a white hat hacker, big profile. He had taken a lot of bots and all that. ये प्लम ग्रेड थी? नहीं, ये प्लम ग्रेड नहीं थी. इसका नाम मुझे भूल गया है. ये आतिफ मुश्ताक नाम का बंदा है. उसकी कंपनी थी. He left FireEye and created his own company. Okay, they on Main Boulevard, Gulberg, I On think. Main Boulevard, exactly. I forgot that name. but it's okay, it's okay. तो अभी 2-3 चीजें जो you have mentioned, I'd like to emphasize on that, कि जो कि शायद मैं उस टाइम पे I was not very aware, और इनसे और मैं उस तरह से फॉलो नहीं था करता, is want to have like feedback from your peers, कि जैसे you created a CV और फिर आपने अपने उनको peer को भेजी जो आपके सीनियर थे फॉर एग्जांपल हम्स में, और उन्होंने क्योंकि वो इंडस्ट्री में काम कर रहे थे, उन्होंने उसको रिव्यू करके आपको भेजा. many times we kind of think कि अच्छा यार अब मैंने ये चीज़ बना लिया and it's the best CV or whatever, my best work or best work in the world, but that's not the case. जब आप इसको किसी को फीडबैक के लिए भेजते हैं, तो you get a lot of things, you get to know a lot of things जो आपने सोची भी नहीं होती उससे पहले. तो it's very important कि आप फीडबैक जो है, you ask feedback from people and you should be comfortable enough, you should welcome अगर वो उसको criticize करते हैं उस वर्क को जो भी आपने काम किया हुआ. तो that was a very good thing, और that means कि आपके केस में it was mostly your network that helped you in like creating a very good resume and securing like couple of initial job interviews which helped you like prepare for the even my first interview, it was not that friend directly, it was a friend of friend who recommended. So your job is to find the job listing first, or my job is, and then find someone who can recommend me there. You can't ask someone to recommend, if there's a job, let me know. I have two friends, they are graduate of UT Lahore, and having them as a friend, the biggest advantage was everywhere you go, they had a connection there. Exactly. So first thing I started to do is, whenever I had a job listing, I will reach out to them. You have someone there. Exactly. अगर कोई आउट ऑफ द ब्लू आपको कोई लिंक्डइन में मैसेज करे या कुछ इस तरह करे कि यार मुझे ये कंपनी में जॉब है, आप मुझे रेफर कर दो, उसके हवाले से आप क्या कहते हो? Why not? If here's the thing, you have to reach out. अगर मैं कर रहा हूं तो I will definitely reach out. अगर 10 लोगों को मैंने रीच आउट किया और एक भी जवाब दे देता है और मेरी वो फॉरवर्ड कर देता है सीवी, तो इट्स अ सक्सेस. And it's a good sort of win for them as well, because most companies have this referral program. So if that candidate gets selected, you get a referral bonus or some kind of benefit from that as well. और आप अगर LinkedIn पे आपको अप्रोच कर रहा है, अगर I think if the question is from this point of view के how would I judge a person के जो मुझे अप्रोच कर रहा है, मैं उससे कभी मिला नहीं, पर्सनली जानता नहीं, तो मैं उसका CV कैसे फॉरवर्ड कर दूं.
तो इसके ऊपर आई थिंक आई हैड ए वेरी गुड एग्जांपल. देयर वाज दिस गाय जिसने मुझे लिंक्डइन पे अप्रोच किया. आई वाज वर्किंग एट सिस्टम्स एट दैट टाइम, और उसने मुझे मैसेज लिखा कि यार अच्छा, आई एम ही वाज वर्किंग इन बीआई, बिजनेस इंटेलिजेंस, और डैशबोर्ड्स वगैरह टेब्लो पे बनाता था अच्छे और इस तरह से. तो उसने मुझे अप्रोच किया. मैं उससे पहले कभी नहीं था मिला, उसे जानता नहीं था. उसने मुझे कहा कि आई हैव फाउंड दिस पोजीशन ऑन सिस्टम्स के लिंक्डइन पेज पे, तो आप मुझे रेफर कर सकते हैं इस तरह से या नहीं. एंड द गुड थिंग व्हाट ही डिड वाज ही शेयर्ड मी ए पोर्टफोलियो जो उसने डैशबोर्ड्स बनाए हुए थे. टेब्लो पब्लिक के नाम से एक वेबसाइट है जिसके ऊपर आप पब्लिक, उन्होंने डेटा सेट्स रखे हुए हैं और आप उसके ऊपर जी, जी। डैशबोर्ड बना सकते हो. उसने मुझे अपना उसका लिंक शेयर किया कि मैंने ये डैशबोर्ड्स बनाए हुए हैं. मैंने उसको देखा और इट वाज लाइक वेरी गुड. तो उसके बाद मुझे कोई डाउट नहीं रह गया उसका सीवी फॉरवर्ड करने का. एंड ही एंडेड अप इंटरव्यूइंग एंड ही एंडेड अप जॉइनिंग सिस्टम्स, और ही आई एंडेड अप गेटिंग ए रेफरल बोनस आउट ऑफ दैट फ्रॉम सिस्टम्स. ग्रेट, तो ग्रेट। दैट्स ए आई थिंक आई एग्री विद दैट कि आपको ज़रूर रीच आउट करना चाहिए जिस भी पोजीशन के लिए आप रूट कर रहे हो. अच्छा, मोहसिन, एक क्वेश्चन जो मेरे माइंड में आया है, आप कह रहे थे कि पहला जो इंटरव्यू था, रिजेक्शन होने की वजह ये थी कि आपने सीटीओ को गूगल किया, यस. ठीक है? उसके बाद क्या? क्योंकि मुझे मेरे भाई ने कहा था कि आप कभी भी जाओ किसी भी इंटरव्यू में, आप पहले देख लो इंटरव्यूअर कौन है और उसकी प्रोफाइल वगैरह देख लो, और आपको अंदाज़ा हो जाता है कि यार इसकी प्रोफाइल कैसी है और किस टाइप के क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है. तो मैं ये भी करता हूँ, और कभी कोई कुछ लोग होते हैं जो आपको ब्लॉक भी कर देते हैं ज़्यादा देखो तो. नहीं, तो ये क्वेश्चन मैं पूछना चाह रहा आपके था, भाई और क्या की था? ऑब्जर्वेशन बिल्कुल ठीक है. ठीक है, दैट वाज माय फर्स्ट एवर इंटरव्यू साइकिल. आई गॉट स्ट्रक, ऑनेस्टली स्पीकिंग. हुँ, ओके. और वो बंदा जो, मैंने उसकी यूट्यूब वीडियो देखी थी एक, और वो सीआईए के लोगों को बता रहा था कि हमने क्या किया है. अच्छा, ठीक है. Okay. Even if I am appearing for an interview cycle today, I will research the hell out of whoever is interviewing me. एग्ज़ैक्टली, मैं भी ये करता हूँ. एग्ज़ैक्टली. But ठीक that है, was my first cycle. So ठीक है. तो बेसिकली आपकी फिर फर्स्ट जॉब कब हुई और कैसे उसका इंटरव्यू प्रोसेस क्या था? फर्स्ट जॉब मेरी हुई नवंबर थी में. नवंबर 2015 में. इट हुँ, वाज इब्रिक्स. हुँ, और इंटरव्यू साइकिल उसका इसी तरह का था कि मेरे एक दोस्त था, उसने मुझे रिकमेंड किया था वहाँ पे. ठीक है. उसके बाद इंटरव्यू हुआ मेरा. एक टेक्निकल इंटरव्यू हुआ जो मेरे इब्रिक्स में जो बॉस थे बाद में, हुँ, उनके साथ. उसके बाद इब्रिक्स में, इससे पहले ही मैं एक दफा इंटरव्यू दे चुका था. मतलब दिस वाज इन लाइक अगस्त और सितंबर, दिस इंटरव्यू साइकिल. इससे पहले मैं फेब मार्च में भी लम्स के प्लेटफॉर्म से इब्रिक्स में इंटरव्यूज दे चुका था. ठीक, ठीक. और वहां पे एक बंदे ने मेरा इंटरव्यू लिया था विच वेंट वेरी बैड. हुँ, ठीक है. तो मैं दोबारा इंटरव्यू साइकिल में गया. मेरा एक इंटरव्यू हुआ, दैट वाज वेरी गुड, एंड इट वाज इट वाज अ वेरी गुड इंटरव्यू. आफ्टर दैट दूसरा इंटरव्यू हुआ. इब्रिक्स में 2 डायरेक्टर्स थे, एक मेरे एक्स बॉस और एक उनके पैरेलल में. दूसरा इंटरव्यू दूसरे डायरेक्टर के साथ था. वो बंदा था जिसको मैं पहले बुरा इंटरव्यू दे चुका था. वो आया, वो इंटरव्यू खैर दोबारा अच्छा नहीं हुआ. उसके बाद उन्होंने 1-2 छोटे-छोटे इंटरव्यूज और लिए. आई एंडेड अप बीइंग हायर्ड. ठीक है. और उसके बाद इट स्टार्टेड इन लाइक November 30th, समथिंग लाइक दैट. एंड देन आई वर्कड देयर फॉर ईयर एंड अ हाफ. हुँ, हुँ. Then during that I realized, okay, security is good, but the amount of opportunities, because I am doing whatever I'm doing is out of rationality. The number of security research companies in Pakistan at that time were only 3. Okay. One was in Karachi, Mhm. one is Ebrix, the other one I interviewed before, I forgot that company's name. So okay, so this is not a good thing. You are limited, even though it's a very good field. So at that time, data boom was coming. Like in 2012, it was computer vision models on GPUs and all that. So I started to switch within the CS field to data, and affinity was on the rise on those days. I had a lot of people working there, got my CV there, thorough recommendation again, and interview cycle happened. And this time another thing I would like to mention is कि जिस तरह आपने पहले mention किया कि सिर्फ बंदा आप बंदे को रिसर्च नहीं करते. When you are going for the interview,
You have to research company as well. You have to research company. If I am interviewing for some company today, I will go to Glassdoor. There are interview questions. No matter which category, I will read them all. Exactly. You don't Right. need to read answers. You need to read questions. Exactly. Very good approach, I would say, to research Good. Exactly. for the company. तो और वो I think for last episode जिसमें वकार ने भी सेम चीज़ बताई थी कि उसने कंपनी को रिसर्च किया, उनके और एक डैशबोर्ड बनाया उनके how they are performing, और उसके बाद he actually presented a model in the areas के जहाँ पे वो कंपनी improve कर सकती है. So I think it's a really good approach too. I mean, I do research as well, but मैं इतनी मेहनत नहीं करता जितनी नहीं, मैं भी इतनी मेहनत नहीं करता. मैं सिर्फ अपने रिलेटेड चीजें ढूंढ के उसमें से तो मैं रख लेता हूँ. और But that's a common theme that you should always do the research, and you should always ask questions around that company, so they know that you are interested enough. Okay. Person, sorry, Vakar, you have something. हाँ जी, इसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप बिलाल इसके बाद आप ऐड कर लेना. तो मेरे ख्याल से 2016 या 2017 में आपने एफिनिटी ज्वाइन की फिर. मैंने 2017 में एफिनिटी ज्वाइन की. Okay. वर्क देयर ईयर एंड अ हाफ मोर और लेस. देन 2019 में आईबीएम ज्वाइन की. ओके, तो 2017 में जब आप एफिनिटी ज्वाइन की तो आपका रोल क्या था, वहाँ पे रोल क्या था? मेरा वहाँ पे रोल था एल्गोरिथम एनालिस्ट का. वहाँ पे आपकी जॉब ये थी कि आप यू हैव अ क्लाइंट डाटा, यू हैव टू बिल्ड मॉडल्स ऑन टॉप ऑफ इट टू मेक. एफिनिटी इज अ मिडल बिजनेस टू बिजनेस कस्टमर बिटवीन, सो दे ऑप्टिमाइज योर कॉल सेंटर. एग्जैक्टली. बिजनेस प्रॉब्लम इज कि आपने कौन से कॉलर को कौन सा एजेंट देना है. इट इज डिपेंडेंट ऑन मशीन लर्निंग. सो it was a very basic model, but you have customer data which is varying on every day, so you have to build models on that. Okay, they are not super fancy models, but they do a good job. So that was Affinity, and that was a good entry point to get into the data field. Then after that I joined IBM in 2019. और IBM में भी again interview cycle is through a recommendation. Okay. You will find that whenever I have a thing, I will try to find someone who can recommend me. That's the easiest path, because that guarantees you that your CV will be looked after. So IBM ज्वाइन की. IBM पाकिस्तान में कंसल्टेंसी करती है. You both know that. तो IBM के साथ बैंकिंग का क्लाइंट था. उस पे तकरीबन 2.5 years काम किया. उसके बाद IBM स्प्लिट हो गई. I became part of Kyndryl, और Kyndryl में इन हाउस क्लाइंट था. उस पे काम किया साल एक. और in the meantime, then in 2022 I came to Germany. Great. So मैं ये पूछना चाह रहा था कि IBM का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा, क्योंकि और डेजिग्नेशन क्या थी? IBM में ये होता है कि कंसल्टेंसी की आपने मेंशन की है, तो आपको एक डेजिग्नेशन तो दे देते हैं डाटा इंजीनियर की, लेकिन आप कंसल्टेंसी किसी और चीज़ों के साथ साथ प्रोवाइड कर रहे होते हैं. डेजिग्नेशन आपके डाटा इंजीनियर हो गया, फॉर एग्जांपल आपको एक प्रोजेक्ट में ऑपरेशंस में आपको लगा दिया, या फिर आपको किसी ETL इंजीनियर में लगा दिया, इस तरह करके. आपकी वहाँ पे डेजिग्नेशन क्या थी, और एज अ लर्निंग पर्सपेक्टिव और IBM का एनवायरनमेंट आपको कैसे लगा? मेरी डेजिग्नेशन IBM में डाटा साइंटिस्ट थी. 90% of my work, I would say it was a data scientist. Okay. But being part of consultancy and being part of data scientist, big part of it was handling client. Yeah. Okay. Client And that is still very beneficial to me. Okay. So big part of my job is how to handle the client. ठीक है. और IBM का वर्किंग एनवायरनमेंट मुझे कैसा लगा? IBM has very talented pool of people, and the only downside of IBM environment was overselling. They committed way too much which could be done. Like they go there and they commit without even considering. They are trying to win client without even looking what is feasible. Every consultancy or every services based company out there. मैं भी यही कहने वाला था बिलाल ने जो पॉइंट किए. बेसिकली अगर आपकी एक कंसल्टेंसी फर्म है या आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, डजंट मैटर कि सॉफ्टवेयर किया या किसी और चीज किया. ये जैसे फॉर एग्जांपल आप अपना घर बना रहे हो, ठीक है, आप किसी बंदे को आप कहते हो कि यार ये घर बनाना 3 कमरे हैं या कुछ इस तरह से, कहता हो जाएगा 2 हफ्ते में कर दूंगा. ठीक है, तो जब आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, यू डू ओवर कमिट लाइक एवरी सिंगल टाइम. ठीक है, और फिर आप उसके बाद थोड़ा विगल रूम निकालते हो. बट
in my experience it's true for every services business or consultancy Yeah, business. for the way I like it, it was like, for me, it was so aggressive. For us, it happens that we were supposed to predict a fraud, credit card fraud. Our client had 6 true positives in entire year. 6 credit card fraud की transactions. That is insane. You cannot predict those. एग्जैक्टली और डिपेंडिंग अपॉन के कितना उसके ऊपर नुकसान हो रहा है, ठीक है, और टोटल कितनी क्रेडिट कार्ड्स की ट्रांजैक्शंस हैं, इट्स नेग्लिजिबल। आप बेशक उसको इग्नोर कर दो, आपको उसके ऊपर डेटा साइंस का यूज केस बिल्ड करने की भी शायद जरूरत नहीं। अगर नुकसान हो भी रहा है, 6 ट्रांजैक्शंस पे बिलियन का नुकसान भी हो रहा है, तो 6 ट्रांजैक्शंस पे आप कुछ नहीं कर सकते। क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल you have to build your own algorithms or for example random forest का मुझे एक आइडिया है, क्योंकि एक कंपनी थी जहाँ पे हमने एक प्रिडिक्टेबल वो बनाया था, प्रिडिक्ट करके बता रहे थे कि यार किस स्टूडेंट को कौन सा कोर्स लेना चाहिए। उसमें हमने डिफरेंट न्यूरल नेटवर्क्स एक है और रैंडम फॉरेस्ट, इस तरह के एल्गोरिदम्स हैं, राइट? सो यू हैव टू बिल्ड योर ओन एल्गोरिदम्स और यू हैव टू यूज दोस एल्गोरिदम्स एंड प्रिडिक्ट The thing is, you have to solve a business problem. अगर इसमें मैं ऐड कर दूं जो वकार का क्वेश्चन में भी ए प्रीकर्सर टू इट, कि अगर तुम थोड़ा सा हमें ब्रीफली, क्योंकि अभी टाइम भी काफी हो रहा है और हमने अभी जर्मनी के उसके ऊपर भी बात करनी है, मूविंग अब्रॉड के ऊपर, तो अगर तुम ब्रीफली थोड़ा सा डेटा साइंस का बता दो कि डेटा साइंस क्या चीज क्या है, आप कर क्या रहे हो, ठीक है, और बिकॉज वी हैव बीन वर्किंग इन डेटा साइंस फॉर सो लॉन्ग नाउ, और उसके बाद जो वकार का क्वेश्चन है उसको ऐड कर लो कि मॉडल्स जो आप कह रहे हो कि मॉडल्स बिल्ड करते हैं वो क्या चीज है, तो उसको समराइज कर दो। अगर जब पहली दफा आपको ये कहा जाता है ना कि आप डेटा साइंस में काम करना है आपने, तो आपके माइंड में ये आता है कि यू हैव टू डू सम बिल्ड सम प्रेडिक्शन मॉडल एंड ट्राई टू सॉल्व सम बिजनेस प्रॉब्लम। द अल्टीमेट गोल इज टू ट्राई टू सॉल्व सम बिजनेस प्रॉब्लम। ओके, अब डाटा साइंटिस्ट का काम ये है कि उसने पहले वो डाटा को अंडरस्टैंड करना है, विजुअलाइज करना है, उसमें से कोरिलेशंस निकालने हैं कि कौन सी चीज की वजह से मेरा टारगेट, जिस तरह अभी वकार ने बताया कि कौन से स्टूडेंट को कौन सा कोर्स लेना चाहिए, उसके पीछे वजूहात होंगी जो आप अपने दिमाग में अगर ब्रूट फोर्स करें तो अच्छा ये हुआ तो ये हुआ तो मुझे ये काम करना चाहिए, ठीक है। डाटा साइंस और प्रेडिक्शन मॉडल्स आर डूइंग द सेम थिंग, दे आर जस्ट डूइंग इट so many mathematical permutations that a human can't do it. ठीक है, that is your primary role. Now if you come to algorithms, now how do you solve that problem? Okay, there are a vast majority of machine learning algorithms out there. Random forest is one of them. Neural networks has a shitload of things in there. You depend you want to use XGBoost. There are other algorithms that you can use. Okay, there are predefined machine learning algorithms easily available in scikit-learn that you can use. Okay, you don't practically build these fancy algorithms on your own. You probably use something, or you can come up with a very simple approach which solves the same business problem. It doesn't have to be very fancy machine learning algorithm. I know in my current job we have a model running on averages, simple basic averages, and it outperforms everything fancy. So as a data scientist, you have to learn this trade-off. How do you solve this business problem and where? And now which tools you use, it is depending upon which problem you have and what are the constraints. At times, neural networks are very expensive algorithms in terms of compute time. आपके पास milliseconds होते हैं, तो you can't use them even though they outperform. So you have to give a trade-off, and you don't practically build these things. Neural networks has architectures which you can use, but no one does that because it's inefficient. So आप पहले से बना हुआ कोई आर्किटेक्चर उठाते हैं by Google or some other, और उसको टेलर करते हैं अपनी नीड्स पे। ठीक है। बेसिकली मैंने भी किंडल में ही प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स में मेरा एक मॉडल था, उसमें ही मैं काम किया करता था, और विच इज बेसिकली all done in SQL. So we are not using any kind of algorithm or etc. But it was a really good, और आपको सही प्रिडिक्ट करके बताता था एग्जैक्टली और अगर कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो वो प्लेंटी पड़ती थी फिर IBM और या फिर किंडल को। So ओके, अब तकरीबन 20 किंडल मैं भी बेसिकली IBM से ही किंडल में गया था और मैं फिर वहाँ पे एज अ डाटा इंजीनियर टीम काम कर रहा था। तो आप भी
डेट IBM से किंडल में ही मूव हुए थे, IBM से Kindle में move और वो एक इंटरनल प्रोजेक्ट था, यूएस प्रोजेक्ट में हम काम किया करते US थे। project में एग्जैक्टली, काम करते, sorry. ठीक है। अब जो मेन चीज आ रही है वो जर्मनी। आपने किंडल में रहते हुए इरादा कर लिया था कि यार अब मैंने बाहर जाके बाहर अप्लाई करने किसी जॉब्स में, जॉब वगैरह में एक्सेट्रा। और बिलाल भी इसमें ऐड कर सकता है कि कोई स्पेसिफिक कंट्रीज थी आप जहाँ पे अप्लाई कर रहे थे, क्योंकि हमारे जो लास्ट जो हमारा पॉडकास्ट था उसमें वो हमें बताया था कि वो बेसिकली यूरोप साइड में ही अप्लाई करना चाह रहा था। मिडिल ईस्ट में उसको एक जॉब मिल चुकी थी और उसने प्रेफर किया यूरोप साइड। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा। मैंने तकरीबन जब IBM ज्वाइन की थी 2019 में, I had an idea that in order to grow you have to get out of Pakistan, go to a bigger industry. At that time the plan was spend couple of years at IBM, attach the IBM name to you, learn things, and then go out. It will be easier because IBM name on its own brings you a lot of calls. Since you are now moving out of Pakistan, the recommendation will become very difficult. But now IBM, the tag of IBM, it helps. Exactly. Everyone knows about IBM in the entire world. So my first option was Canada. COVID happened, and then Canada PRs. There is a rational reason for that too, because in Canada, after 3 years, you get a passport. You don't have language barrier. Yeah, exactly. And you have no other like security risk. If you lose job, you'll have to go back to Pakistan immediately and search for job. So you have a PR from the day one. So that gives you certain securities. COVID hit, and then I became old. Points dropped. So IBM became like Canada became like practically not possible anymore. So at that time, I decided to go for Europe. And in Europe, whenever we talk about Europe, I think Germany is the first thing that comes to mind. Primarily, reason being there are a lot of students who come to Germany from Pakistan because of free education. Yeah. So that's why Germany is the first thing that comes to mind. So I started applying to Germany. After that, like, so I had a list where I was applying. So when I exhausted all the list in Germany, like every job I had that was open at that time, I had applied. I did try other countries, but before that could happen, I had a job in Germany, so I moved to Germany. ठीक है, तो एक चीज, सॉरी बिलाल, मैं आज क्वेश्चन से थोड़ी ज्यादा गया हूँ। आपने कहा कि एज लिमिट आपके ऊपर होगी तो आप पॉइंट लूज करने लग गए, तो मैं पूछना चाह रहा हूँ क्या एज लिमिट थी जो जी जी For Canada, PR, the maximum of points you can get out of Canada with a master's degree is 481. That is if you score perfect IELTS and you have 3 years of job experience and you are under 30. ओके, हम निकल गए फिर इसी PR से। And every year after 30 you drop 5 points. Okay. I even, Bilal knows this, I had very good opportunity in Pakistan of a switch. I declined them, telling them in 6 months I'm going to Canada. So ठीक है बिलाल, if you want to ask something. नहीं, उस पे कंटिन्यू करना चाह रहा था बिकॉज अगर कनाडा का प्रोसेस उससे that's a long another call. it's like a separate podcast in Yeah, itself. yeah, Maybe yeah. we'll like invite Mohsin or I don't know somebody else as well जो उस पे वो गया हो, तो who will like explain कर सके वो पूरा प्रोसेस हमें. It's a separate episode in itself. But मोहसिन, जर्मनी का तुम उसके ऊपर अगर उसके ऊपर एक्सपैंड करें, थोड़ा सा जूम इन करें कि जर्मनी में आई रिमेंबर यू टेलिंग मी कि यू हैड व्हेन यू वर अप्लाइंग, तो यू हैड लाइक ए डॉक्यूमेंट और लिस्ट ऑफ कंपनीज और तुमने डॉक्यूमेंट बनाया था और तुम इस तरह से अप्लाई कर रहे थे. बिकॉज बहुत बहुत दफ़ा ये होता है कि लोग मुझे यानी मैसेज वगैरह भी इस तरह करते हैं कि यार अप्लाई तो कर रहे हैं, कॉल नहीं आ रही क्या. तो वो जो टारगेटेड अप्लाइंग है, एक तो वो कि किस तरह से आप अप्लाई कर रहे हो, तो उसके ऊपर अगर थोड़ा सा एक्सपैंड कर दो. एप्लीकेशन डालने का जो प्रोसेस है, किस तरह से तुम उसको फॉलो कर रहे थे? सही. प्राइमरी एप्लीकेशंस जो जर्मनी की भी है ना, वो लिंक्डइन बेस्ड ही है. जर्मनी में इंडीड भी यूज होता है, लेकिन आई डिडंट नो एट दैट टाइम, सो मैंने लिंक्डइन यूज किया था. One thing that I did was, so I created a Excel sheet on Notion. So it was a table which had some fields: job title, job company, date applied, job link, what is the status, and if अक्सर औकात LinkedIn पे नीचे कॉन्टैक्ट पर्सन लिखा हुआ होता है,
उस कॉन्टेक्ट पर्सन का नाम और लिंक्डइन प्रोफाइल, हम्म, और मेरी आदत होती थी कि मैं उसको रीच आउट करता था। रिप्लाई वो कम ही करते हैं रीच आउट करने पे, लेकिन अगर उसने रीच आउट किया है तो व्हाट इज द समरी ऑफ देयर रिस्पॉन्स। ठीक। तो देयर इज आप नो apply हार्म इन, तो उस जॉब पे करते ही करते थे, लेकिन जिस बंदे ने वो पोस्ट की हुई है उसको 1 to 1 भी मैसेज करके रीच उसको आउट 1 to 1 भी मैसेज में करता था। देयर इज नो हार्म इन डूइंग दैट, क्योंकि आपको नुकसान तो नहीं पहुंचा रही ना, वो सिर्फ फायदा ही दे सकती है। हम्म, ठीक है, तो Okay. दिस आई हैड दिस वे ऑफ डूइंग थिंग्स। और आई एनी I did a mass application, anything that was like 50-60% related to me. I applied on that. One thing I didn't apply. LinkedIn पे दो तरह की एप्लीकेशन होती हैं, इजी एप्लीकेशन और दूसरी जो आपको कंपनी की वेबसाइट पे लेके जाती है और जो पोस्ट फिर आप सब कुछ करते हैं। I never apply on easy application. In my Okay. experience, that thing has never yielded into even a recruiter call. Okay, good. That is my personal experience. The moment there is an easy apply, I will try to find that job on the company website, apply from there. Okay. Directly from easy apply, it had zero success for me. ठीक है। इंटरेस्टिंग इनसाइट। और आई थिंक लास्ट जुनैद वाली पॉडकास्ट में हम ये बात कर रहे थे कि शायद कंपनीज ने ये जानबूझ के किया होता है कि आपको उनकी वेबसाइट पर जाना पड़े, उधर एक स्पेशल फॉर्म फिल करना पड़े, ताकि जो लोग इंटरेस्टेड नहीं है या मोटिवेटेड नहीं है वो वहीं से फिल्टर आउट हो जाए जो फॉर्म फिल नहीं करना चाहते। अच्छा, मैं ये गलती कर रहा हूँ, इसका मतलब है। So नहीं, मैं that's करता दोनों ही करता हूँ, लेकिन इजी अप्लाई फिर इजी है तो फिर इजी सीन हो जाता है मेरी तरफ से। easy scene हो जाता है. In my experience, that thing never yielded into anything. Try to find the same job on the company website. Good, ठीक। very good. इंटरेस्टिंग। तो मतलब कि तुम्हारा प्रोसेस, दैट इट साउंड्स रियली रिगरस, कि यू हैव मेंटेन लाइक ए शीट, और जिस जिस जॉब पे तुमने अप्लाई किया है उसका एक ट्रैक है तुम्हारे पास, उस बंदे को रीच आउट करने के लिए भी तुमने प्रोसेस। And all of it has reasons. ठीक है, अब जब मैं अप्लाई कर रहा हूँ ना, तो I applied for 104 jobs in Germany in the span of 3 weeks. I can't remember what each job had. The moment I see, okay, it is looking for forecasting or it is looking for some other machine learning thing, I applied for it. When they come back to you, it's usually a month after that. You don't know anything about anymore. There is, I think, feature in LinkedIn which saves the job you have applied for it, then you can go and look. But I find it easier कि अगर मेरे पास अपनी list होगी, the moment company calls me, I'll click on that link and see what is it. Exactly. Makes sense. Okay. That makes perfect sense. Yeah. So, and at each process, I had that thing, what stage it is. उससे मुझे ये फायदा हो गया, अगर एट एनी टाइम मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी कितनी जॉब्स इन प्रोसेस हैं जहाँ पे मेरी रिक्रूटर कॉल चल रही है। इवन कि अगर मेरा कोई इंटरव्यू भी स्केड्यूल होता है तो मैं उसी उस पर अपडेट कर देता था, तो मुझे पता होता था कि मेरा इंटरव्यू कब है। ठीक है। तो दैट्स हाउ आई अप्लाइड फॉर इट। एंड वन थिंग आई वुड लाइक टू मेंशन हियर इज कि जब मैंने 104 जॉब्स पे अप्लाई किया है, आई गॉट अ रिप्लाई फ्रॉम 10 और 11 डिफरेंट प्लेसेस फॉर अ रिक्रूटर कॉल. The rest 90, I don't consider them rejections. Why? Very good percentage of time is कि जब आप अप्लाई कर, जो कंपनी ने पोस्ट डाल दी लिंक्डइन पे, they can't put a filter कि पाकिस्तान से कोई बंदा अप्लाई ना कर सके. अब कंपनी की लॉजिस्टिकल रीजन होती है, उनको बंदा पाकिस्तान से लाने में टाइम लगता है. उन्होंने डिसाइड किया होता है कि मैं बंदा जर्मनी से ही चाहिए, जर्मनी के बाहर से होगा तो हम नहीं, ठीक है, एंटरटेन नहीं करेंगे. ठीक होगी. ठीक है. सेकेंड रीजन ये भी होता है कि यू पीपल वर्क इन सिस्टम्स, आई वर्क इन ई-ब्रेक्स. आई नो कि जब फायरिंग को बंदा बुलाना होता था अपने ऑन शोर ऑफिस पे, इवन कि वो डिसाइड किया होता था ये बंदा आ रहा है, जॉब हुई भी होती थी उस बंदे की, कॉन्ट्रैक्ट साइंड होता था, they had to go through a legal process of putting it on LinkedIn, getting accepting applications and then showing to embassy सिंगापुर में कि हमने ये बंदा पोस्ट किया, हमें कोई बंदा मिला नहीं और हम इस बंदे को बुला रहे हैं. Exactly. I think it's true for European countries as well. कि you have to basically prove कि यहाँ पे on site there is nobody who fulfills our needs, तो इसलिए हमें बाहर से बंदा बुलाना जो है. पड़ता. ठीक है. Second reason is that because of that you will never get a recruiter call even because it's a dummy job post. Third reason is you applied for something, they looked at your CV and they said this is not a match for us. Exactly. These are the three major reasons you are not getting a recruiter call.
but it doesn't mean a failure. I It's think not a, agree. I don't consider it a rejection. Don't Hmm. get disheartened if you applied for 200 jobs, you're not getting a recruiter call. There's a good thing, you are doing something which needs improvement, Mhm. but there is a very good chance the things you are applying to is not what they are looking for, or you don't fill their HR policy. Hmm. And there is nothing in this world that you can do to bypass that. Hmm. That But makes yes, if sense. you applied for 200 jobs and you are not getting a recruiter call, then you should get in touch with someone and ask them, okay, I'm doing this. Where can I improve? What mistake I'm making? Hmm. Exactly. I think यहाँ पे फिर वही feedback वाली बात आती है कि you have to get some And like feedback another from some. thing is, like the textbook document way is, whenever you are applying for a job, you have to have a separate CV for every job. Yeah, I, yeah. I It's a good think point. we have discussed the same thing with Yeah, exactly. as well. कि I think job that is impractical. CV को tailor कर लो और उस लिहाज से apply करो. I, That's also So you have to create almost 110 CVs resumes as well. no. I think that is impractical, literally impractical. Hmm. What you have to do is you have to buy. I forgot that there's a software which reads through your CV and compares it with the job description. I don't know what that thing is called. I know it. It's not on top of my head. So you can create 5-6 different versions of your CVs, Okay, that's a good one. Okay. and then according to each job, you can send them that. Maybe अगर Mohsin, you remember it later, so we can add in the description of the Yeah, show. that's one of the important thing I want to ask you as well, because Benefit from that. right now I'm looking for international jobs, so I need it first. Every, like, it's a software. It's what it. The job of that software is that it will look at your CV. It will look at the job description, because every job will get You thousands can of do CVs. it now with the I don't know, chat GPT as well, कि आप उसको job description feed in करो और फिर अपना resume feed in करो, so it Yeah, can now you have ChatGPT. Yes, for Mhm. that. So it will that's give you a similarity score, and then Yeah, I on get base of that, recruiters will look at those CVs only. ठीक ठीक. अच्छा When Mohsin, application process का sorry, continue. You were finishing up on something. recruiter is a human, the most expensive resource in Europe is human. ठीक है, तो वो उनके पास limited time है, तो they have to filter out your CV. So you have to create at least multiple versions of your CV, send them according to what job is asking for. Exactly. Agreed. So 10-11 से you have got like recruiter call, something like that. और उसके बाद how many you have like actually interviewed for, like technical सारे interview rounds कितने से दिए और फिर offer किस से आ गई All आपको? interview round, only one. सही. और उसी से उसी से offer आई थी. I यही. got actually very, very, very lucky. The place I'm माशाल्लाह. working now, it was my first recruiter call. ठीक. Okay. It was written in the stars, that means. Yeah, mashallah. And it got into a job. So the moment that happened, I stopped my process. ठीक ठीक ठीक. तो फिर नेक्स्ट जो लॉजिकल क्वेश्चन है वो यही कि इंटरव्यू प्रोसेस का थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन कर दो. अगर एक, क्योंकि नॉर्मली ये होता है कि रिक्रूटर कॉल, टेक्निकल राउंड, मे बी अ टेस्ट इन बिटवीन और फिर फाइनल. थोड़ा सा अपना उसके बारे में बता दो. और अगर तुम, क्योंकि यू हैव इंटरव्यूड इन पाकिस्तान एज वेल, तो अगर तुम उसके साथ थोड़ा सा कोई पैरेलल्स ड्रॉ करना चाहो कि वहाँ पे कैसा. So the first thing that I always faced here is a recruiter call. Okay, that is usually not the video call. My current job, they had called me on my phone. ठीक. Okay. It was not a cold call, it was a scheduled call. ठीक. In that, they ask you, what have you done? Okay, why Germany? Why this job? And now, why this job? You have to come back to my sheet, because now you go through the JD. You look, okay, what is the different thing they have mentioned here that every other JD wouldn't have? What is the different thing about this company? What should I mention there when they will ask me why you want to join us? It's, and well, they will ask you, why did you apply for this? You have to come up for a reason now. You can't apply with a reason before applying. You have to apply for everywhere. That's, people will say you should apply to only the place where you find very good match and you have a reason, but that's bullshit. You apply, you keep, when the recruiter call is there, then you will look for the reasons. Exactly. Makes sense. Yes. So they will ask you these, it's a maximum a 30-minute call. And then the recruiter will decide whether to proceed with this candidate or not. You can say it's a deeper dive on your resume now.
ठीक Recruiter will not judge you on this technically. Recruiter usually doesn't know what you are telling him. It will not be a technical question. It will be a highlight of what you have done, what you want to do, why do you want to switch to that job or company, something like that, nothing else. And then they will decide whether to proceed with you or not. After that, there are 3 different ways companies go through in specifically data science world. One is they will give you a case study problem to solve. ठीक 2 is they will give you algorithms questions to solve. Sorry. Yeah. So they will give you an algorithm question to solve. ठीक 3, they will go for a interview cycle. I've had all 3 of these. I've had case study problems from a couple of places. I've had algorithm problems. I went directly to the interview cycle. ठीक And in small companies or startups, this recruiter call might be directly with some VP or manager or something like that level. But they will still not judge you on your technical abilities. It will be a just highlight call, nothing more than that. They will not ask you how random forest works. They will ask you, you solved a business problem. What was the business problem? One-liner answers, not more than that. And case study problems, I find them the easiest because now they will give you some time. For my case, I had 2 case study problems. They both gave me a week. Okay. Now, during that week, I can solve that problem, send them back. Okay. After that, now it depends from company to company. Some of them will come back to you and ask, okay, now present this solution. ठीक Others will have sections where you will present your findings in those present sections. For example, it was a notebook for my case. Okay, you do this, and at the end of this, you will write your findings. And they will read these and all that. So it depends from company to company. And after that, you will go through a technical round. And once the technical round is over, after that, it is you can say hiring manager call at times or a VP call with the HR. And in my case, it was like only once because my very first cycle was getting through that, and I passed that, and then I stopped all others. ठीक ठीक तो तुम्हारे केस में केस स्टडी है और टेक्निकल है और उसके बाद वो है ठीक ठीक है. Or in that they ask me, and they will not ask you anymore bluntly, what are your weaknesses, what are your strengths, why should we hire you? They have moved past beyond those questions directly. They will put you in a scenario and see what you do now. They will ask you, what are the mess ups you have done in your past on your job, and how did you solve that? ठीक ठीक makes sense. I forgot यार ये क्वेश्चन मुझसे भी पूछा था और मैंने एग्जांपल दी थी, वही जो हो चुका था हमारे साथ काफी दफा भी हुआ है, वो एग्जांपल दी थी, उसको हमने हैंडल कैसे किया था, कैसे, और बहुत सिचुएशन खराब हो गई थी, इस तरह पोर्ट्रेट करके मैंने बताया कि इन द एंड वी रिजॉल्व दैट. सो वो कहते हैं हाँ ठीक है. तो ये बहुत अच्छा आपने मोहसिन आपने ये एक चीज मेंशन की है. And you also have to tell them how you can avoid that fuck up in future. Good. What did you learn out of this? If someone is asking you what are your weaknesses nowadays, I will be surprised. They will not ask you that. They will ask you that, but not directly. They will maneuver around the question. They will try to find how do you handle that situation, because people have remembered this answer now. What is your weaknesses? What are your strengths? Why should we hire you? They know that. So you have to be creative as a interviewer to yes. The interviewer have become creative. Now you have to know, okay, if how many questions can translate into what are your weaknesses. And now you can ask ChatGPT as well for that. It will spit out some of them. But Mohsin, moving on, उस पे कि now you have an offer और अब उसके बाद you're starting the process of like कि अच्छा अब I'm moving to Germany. तो ऑफर से लेके जो प्लेन में बैठने तक का जो सफर है,
उसमें डिफरेंट चीज़ें हैं कि यू हैव टू गो टू एम्बेसी, यू हैव टू, आई थिंक जर्मनी में यू हैव टू गेट इक्विवेलेंसी एज वेल डिग्रीज वगैरह के हिसाब से। या डिपेंड्स। उसके ऊपर अगर तुम थोड़ा सा बता दो कि प्रोसेस क्या था, उसको अगर थोड़ा सा समराइज कर दो तो। ठीक है। अब जर्मनी में होता यह है कि पहले यू गेट ऑफर, ओके, you sign that offer, then employer send that offer, okay, then they send you another form. I don't remember that form name. ठीक। Once you have that, then you can apply for an appointment in German embassy. अच्छा, You वो take- फॉर्म कंपनी देती है आपको कंपनी कि आपको प्री-फिल्ड ठीक। प्रोवाइड करती है। Okay. इट्स लाइक ए ऑफर लेटर के It's like ऑफिशियल। an offer letter in German, which is for the embassy. It contains how much you will be earning, when do you start your job. It is a ठीक। embassy specific form. It has nothing to do with your offer. ठीक। Okay. आप जर्मनी की एम्बेसी में अप्लाई करते हैं वीजा यूजिंग अ ब्लू कार्ड कैटेगरी, लीगली दे आर बाउंड टू गिव यू अपॉइंटमेंट विद इन 8 वीक्स। ठीक। जो जर्मन एम्बेसी है उस कंट्री में। उस कंट्री में। ठीक। पाकिस्तान के केस में 2 जर्मन एम्बेसीज हैं, इस्लामाबाद में और एक कराची में। तो इफ यू आर फ्रॉम बलोचिस्तान और सिंध, यू विल अप्लाई फॉर कराची एम्बेसी। इफ यू आर इन पंजाब और केपीके, यू और इस्लामाबाद और कश्मीर, यू विल अप्लाई फॉर इस्लामाबाद एम्बेसी। फॉर अ ब्लू कार्ड वीजा कैटेगरी, I think the minimum pay is around 45,000 or 55,000 euros per year. पर ईयर। ठीक। Okay. For that, they are legally bound to give you an appointment within 8 weeks. ठीक। What that means is that if you apply today on March 10th, after 8 weeks of this, they have to give you an appointment. I think that time is then 4 weeks or something like that. They have to give you an appointment. They are legally bound for it. अच्छा, जब आप उस अपॉइंटमेंट पे जाते हैं तो what do you need? You need your contract signed, ठीक। physical copy. You need that letter they sent you after the company sends you. You need to fill the visa application form that is available on the company website. You need all your experience certificates. You need all your degrees, educational degrees, higher educational degrees. Okay, now on higher educational degrees, you need to verify them what are the equivalents in Germany. ठीक। Okay. This process might change in near future because of the new law that has been passed in Germany. Before this, for a blue card, you had to have a minimum bachelor's degree and a set amount of income. I think now they have waived off the bachelor's degree, but I think it is still intact as we speak. Okay. For your bachelor equivalents, there are 2 ways you can do that. One is there is a website called Anabin. If your program is listed there as it is, and your university name, they both match, then you simply download that PDF from there, take it to the embassy, and you have a verified degree. So what they have done is they have specified list of programs from a university which directly map into a German degree. ठीक। जैसे फॉर एग्जांपल आपके केस में अगर आपने लम से किया है मास्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो That is लम्स not listed मास्टर ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग उस वेबसाइट के ऊपर होना चाहिए there. as is, फिर आप वो कर सकते हैं। कॉमसेट्स के केस में कॉमसेट्स के किसी एक कैंपस का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग प्रोग्राम लिस्टेड है वहां पे, बाकी नहीं है। ठीक। So I couldn't use that. If I had the same campus, the same program, I could have used that. That is for free. Download it. LUMS के केस में LUMS का CS has a entry there. LUMS EE does not have an entry there. ठीक। So in that case, then you have to go through a process called degree verification. It is via ZAB, service called ZAB. They take about 4 to 8 weeks and they charge around $200. ठीक। It's called 8 हफ्ते लेंगे, वो आपको डिग्रीज वेरीफाई करके equivalence देंगे, भेजेंगे। इक्विवेलेंस भेजेंगे। ठीक है। और देयर फी इज $200। 200 euros, sorry. यूरोस। ठीक। Euros. Okay. Okay, so then you take that with you. ठीक है, आपके लिए अच्छी बात ये होती है कि always search on Anabin. It's anabin.de, I think. Go there, search for university, search for program. It's easier to find. And if you have an exact match on your degree and the website, you are good. If you don't have a match, then you have to have a ZAB equivalence. ठीक। Okay. And then you go there, they interview you, same process again. Why do you want to go to Germany? Embassy interview questions, standard interview questions. They will ask you about how much you are going to earn, where are you going to live, when your job starts, all those things. सही। And after that, average time is around a month. My ZAB equivalence was not available when I went for my visa interview. ठीक। Okay. I had applied for it, but it didn't came. So what I did is I took my fee receipt with me and told them, okay, this thing is in waiting. They put it in missing documents.
and they asked me to send it to them when it arrives. So it ठीक took about, from visa interview to visa, it took around 6 weeks or 7 weeks इन टोटल in total. ठीक तो वीजा इंटरव्यू तक पहुंचने के लिए आपको 8 वीक्स अपॉइंटमेंट टाइम लगा मुझे और कम लगा, they are legally bound. So I applied my visa on 8 वीक्स इज 17th of लाइक March. लिमिट के 8 वीक्स Limit तक के अंदर। तो 8 वीक्स तक ये टाइम हो सकता है और उसके बाद 6 to 7 वीक्स आपका वीजा आने वीजा आने में टाइम लग सकता है। ठीक 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 मेक सेंस For me, I signed my letter on 21st or 2nd of February. The documents at that time, my company didn't had a DocuSign with them, so they had to send physically to me. Then I signed them, sent them physically back. Then they sent the other letter physically to me. It took around, on 17th of March, I applied for my visa appointment. It was on 7th of April, and my visa arrived around 23rd of May. ठीक 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 मेक सेंस तो अब ये प्रोसेस भी आई थिंक यू एक्सप्लेन्ड इट इन वेरी डिटेल कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए और इक्विवेलेंसी की आपको किस केस में ज़रूरत है जैप के थ्रू या किस केस में आप एनाबिन के थ्रू आप देख सकते हैं तो नाउ यू हैव योर वीसा रेडी और अब यू आर गोइंग टू बुक लाइक ए फ्लाइट और समथिंग और वीज़ा का मुझे अगर आप बता दो कि कितना देर का वीज़ा मिलता है इनिशियली अगर आप इस तरह के हाईली स्किल्ड किसी जॉब के ऊपर जा रहे हो और फ्लाइट वगैरह का जो है वो उसका क्या प्रोसेस आप फॉलो कर रहे थे So your visa starts the day your passport arrives. A day earlier, maybe the stamp, and they know when you're going to get the passport. So initially, it's a 6-month visa. ठीक So you can go there in those 6 months. Usually, companies preferring that you come as early as possible. And I came on July 1st. I asked because on July 14th, sorry, because there was a Eid on July 10th. So I told my company there's a Eid coming, so I will come on July 14th, not before that. ठीक Okay. So I came in, like my visa started on 25th of May. Now it's between you and your company when you land, plus your situation in Pakistan. What is your notice period? Rest, like if you want to play safe, you should resign on the day you get your visa, not before that. Like the rejection rate on German blue card visa is next to nothing, but you still don't know. And now it's up to you, your personal preference, whether you want to resign beforehand or not. I had told my company beforehand that I have applied for it, I'm just waiting for it, but I hadn't formally resigned. I formally resigned once visa arrived. Then I came here on July 15th. So once you are here in Germany, so first thing as an expat you have to do is in Germany, any expat for that matter, you have to register with the city. That you have to go there and tell them. So in Germany and every other European country, we have city halls or city offices. ठीक You take your rental contract with you. You go there and you tell them, I am living at this address. Unless you do that, you cannot do anything else. You cannot open your bank account, for example. You cannot register with your insurance. Anything you have to do, first thing is city registration. You do that. Once you do that, you get a tax ID there. You get you get registered to that address. You will apply for insurance. You will apply for your bank and all those things from there on. So now in Germany, initially, since you got a 6-month visa, now you have to go to appointment. You apply for a blue card appointment now. Now for Pakistan, the process is that the city office will give you a blue card appointment. You will go there to that appointment. You will give them your passport and all those things. So during those 6 months, you have to do it before the visa expires. If that time the appointment is not available early, you get a very late appointment. So first thing they will do is the moment you go there, before you leave, they will give you something called fictional. Fictional. It's a paper-based visa form, same stamp as visa. So they will give you a paper which says that you have visa for another 6 months. ठीक ठीक क्योंकि आपको ब्लू कार्ड की अपॉइंटमेंट नहीं मिली या देर से मिल रही है तो आपको जो भी मिल रहा है, so they will give you a visa extension. 6 महीने की 6 महीने की. ठीक Okay. So once you have appeared for the blue card appointments for Pakistan, there's another thing called security appointment in Germany. I am in Bavaria. It is very strict here that everyone has a security appointment from Pakistan. I have heard in Berlin that does not happen.
It is a state dependent thing. On the law, it is required, but states can decide not to have it. I'm not 100% sure whether it will happen in Berlin or not, but Hmm. it should happen. Hmm. So on after your blue card appointment, you will call them and get the security appointment. Once you are in the security appointment, after 8 to 9 weeks, you will get your blue card. ठीक. And that After blue, living there, you book an appointment, and after that, 8 to 9 weeks, you get your blue card, yes, which that is your visa for how much time? that blue card is the minimum of 4 years ठीक. or your passport expiry, Okay. Whichever comes first. whichever comes first. Hmm. So try to make sure when you are coming here, your passport does not have expiry in next 5 years. Hmm. Makes sense. Makes sense. So now you have like first steps आपने बता दिए कि अच्छा ये हैं first steps after arrival in Germany. थोड़ा सा conversation को अगर लेके चलें, जो शुरू में हमने एक दो चीज़ें I think mention की थी कि एक तो from tax point of view कि क्या टैक्स का क्या सिचुएशन है वहाँ पे, because generally in most European countries there's like a lot of tax that you have to pay. और दूसरा चीज़ रेजिडेंस के हिसाब से अगर जी। तो क्योंकि you said कि when you are going for you have to register yourself with the city. तो Yes. सिटी रजिस्ट्रेशन के लिए जब आप जाते हो तो आपको बताना पड़ता है कि मैं इस जगह पे रह रहा हूँ जर्मनी में। तो ऑब्वियसली अगर वो जगह आपके पास जाने से पहले वो जगह होनी चाहिए या कुछ इस तरह से कोई बंदोबस्त होना चाहिए ताकि आप जल्द से जल्द अपॉइंटमेंट ले सको। तो टैक्स का और रेजिडेंस का बता दो कि क्या सिचुएशन है वहाँ पे? So tax on the net, it will. So for a blue card holder, I suppose everyone is going to get more than 60,000 euros. So Germany में पहले 9,000 जो है, that is tax free. Okay. What will end up is that on 60,000 and beyond, on average, you are going to pay around 40% tax on your income. That includes your insurance, that includes your salary tax, that includes every other tax that there is. This is for bachelors or this is for any person? Any person, for bachelors. ठीक. Starting with bachelors, okay? Because a married person cannot land here married in Germany. I will explain that in a minute. ठीक. When you will land here, you will be a That's single a person. controversial statement, cannot add and land here married. So your family cannot come to you in Germany even if you are married in Pakistan on the first day when you are coming here. If you are coming from Pakistan, if you are in UAE, that is another game. Okay, so it is around 40% of the tax. वैसे ही अच्छी बात नहीं है। I'll come to that. ठीक है, sorry, go ahead. It's 40% of the tax, okay, and that is going to be same around across Germany. It's not going to differ much. Since we are Muslim, we don't have to pay church tax. Okay, and this is called tax class 1. Okay, and finding residence in Germany, depending upon the city, can be very difficult and expensive. Okay. I know that I lived in Munich, it's hard, very hard. So initially what you do is, if you know someone, they might be able to help you, or you go for a furnished service apartments. They're easier to find, but they're expensive. Okay, so you can do that. So and 40% now हमें देना ही देना है as a देना ही bachelor. देना. Residence is difficult to find. Depending upon the city. In Nuremberg, it's easy. तो how do you find it? कोई वेबसाइट है वहाँ पे that you follow या किसी फ्रेंड को आपको मिला था या क्या था? So I followed a website. It was a service department that I paid. I had to pay a lot, but I didn't had anything, so I had to pay for it. ठीक. So they are like both ways, whichever. Whichever works first. And you should stop hunting for appointments the moment you know you are in visa appointment. You shouldn't pay your deposit unless you get a visa, but you should start looking. At least you will get a hint of what I'm looking for. Is it possible to get, I don't know, book an Airbnb for a month? Yes, you can book an Airbnb. For Airbnbs, if you book for a long time, they will also give you city registration. Do not book an apartment which does not offer you city registration. ठीक. Do not book an apartment that does not offer you city registration. There are apartments. Here's the thing.
जब लोग पाकिस्तान से यहाँ आए हुए हैं, they are going to Pakistan for 2 months, they would like to rent their apartment when they're not here. ठीक 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 They will not give you city registration. ठीक ठीक ठीक। तो आपने ऐसा कोई अपार्टमेंट नहीं लेना जो कोई बंदा जिसने ऑलरेडी रेंट पे लिया हुआ है और वो उसको सबलेट कर रहा है मजीद 1-2 सबलेट कर महीने। रहा है। अगर वो आपको सबलेट भी कर रहा है लेकिन विद सिटी रजिस्ट्रेशन, नो हार्म, टेक इट। ठीक 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 मेक एंड सेंस। वंस या यू आर हियर, आपने यू कैन मेक श्योर सर्च फॉर करना कि अपार्टमेंट्स। आपको रजिस्ट्रेशन मिल रही है उस अपार्टमेंट के साथ या नहीं। बेसिकली आप अपना एड्रेस रजिस्टर कर सकते हो। एड्रेस रजिस्टर कर सकते हैं या नहीं? अगर आप एड्रेस रजिस्टर नहीं कर सकते तो आपने अपार्टमेंट नहीं लेना। ठीक ठीक ठीक। आई थिंक दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर। And there is a lot of scam here, a lot. Do not pay any money beforehand for an, unless it is from very recognized company. For example, I can tell you Wunder Flats, it's a recognizable company, you can pay them. There is Mr. Lodge in Germany, Munich, you can pay them. There are other reputable services which there are groups, Facebook groups, go ask people, is this legit or not? Do not pay to an individual without signing a contract. ठीक, makes sense. Makes sense. अच्छा, tax पे you have something else? You wanted to ask some tax question. टैक्स का तो you have explained कि 40% देना ही देना है आपने और उस पे आई थिंक इट्स अज्यूम मैं कर रहा हूँ कि ऑटोमेटिकली इट्स डिडक्टेबल जिस तरह सैलरी में से होता है एवरीवेयर। और रेजिडेंस का भी आई थिंक यू एक्सप्लेन्ड वेरी वेल। अब नेक्स्ट थिंग यू बिकॉज यू स्टार्टेड द फैमिली थिंग कि आप मैरिड लैंड नहीं कर सकते वहाँ पे, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपकी फैमिली द डे वन यू कम टू जर्मनी दे कैन नॉट कम टू यू विद यू। अगर आप पहले से मैरिड हैं, ठीक है, आपकी फैमिली स्टार्ट हो चुकी है, तो जिस दिन आपकी वीजा अपॉइंटमेंट होगी आपकी फैमिली की भी वही वीजा अपॉइंटमेंट होगी। ठीक, ओके, आपको वीजा मिल जाएगा लेकिन आपकी फैमिली एक वेरिफिकेशन प्रोसेस में से गुजरेगी कि वेदर दे आर योर फैमिली और नॉट। ठीक। A lawyer will come to your house, a lawyer will go to your wife's house and they will verify, they will go to your union council, they will verify your birth entry and all those, if your birth certificate is legit or not. For example, people have changed their birth dates. Birth certificate पे different date होती है नादरा के, और जो union council की entry होती है उस पर different date होती है। सही। That has happened, उसके legal process है उसको correct करने का। If you have that, follow that legal process. क्या ये मेरा क्वेश्चन भी आएगा इसमें, प्लीज गो अहेड, मैं पूछता हूं आपसे। अगर आपकी बर्थ एंट्री, आपके बर्थ सर्टिफिकेट और यूनियन काउंसिल में डिफरेंट है, यू गो टू अ लॉयर और whoever is the right person to do there, you appear in court, you nullify previous entry, add a new entry, do it the proper way. किसी को पैसे दे के आप करवा लेंगे वो कर देगा, वेरिफिकेशन वाला आएगा वो ऑब्जेक्शन लगा के आपकी फैमिली का वीजा रिजेक्ट कर देगा। सही। Even if it is your birth certificate and you are in Germany, all of the birth certificate people जिनका आप अप्लाई कर रहे हैं, yours, your wife, your kids, they should be right entry and right. If there has been mistake in the past, उसको करेक्ट करने का लीगल तरीका है, उस लीगल तरीकों को फॉलो करें। अच्छा, यही जो मेन चीज़ है, बेसिकली मेरे साथ ये हुआ था कि मेरी जो स्कूल में डॉक्यूमेंट दे रहे थे तो वहाँ पे प्रॉब्लम होगी, उन्होंने अप्रैल की जगह जून कर दिया। ठीक है, अब मेरा जो बर्थ सर्टिफिकेट होता है और जिसे हम कहते हैं उसमें मेरी अप्रैल थी, और जो सर्टिफिकेट मैट्रिक का सर्टिफिकेट होता है उसमें मेरी थी जून। सही है। ठीक है, अब हमने क्या किया कि हमने कहा कि अब जो स्कूल की डिग्री है उसको चेंज करते हुए थोड़ा डिफिकल्टीज होंगी, जाहिर सी बात है। हम ये करते हैं कि हम इसको बेफॉर्म भी चेंज करवा लेते हैं डेट, और सारा लीगल प्रोसेस से। हमने क्या किया कि फॉर एग्जांपल मैं आज़ाद कश्मीर से हूँ, तो वहाँ पे मैं गया, मैं जज के सामने खड़ा हुआ, मैंने कहा कि यार मेरी ये डेट है, तो उसने कंफर्म की, तब जाके मेरी बेफॉर्म में भी चेंज होगी। तो एक लीगल प्रोसेस, यही आप मेंशन कर रहे थे कि लीगल प्रोसेस होता है। इसके अलावा भी आप जब आपकी बर्थ हुई है ना, तो आपके यूनियन काउंसिल में आपकी एंट्री हुई होगी, आप अपने यूनियन काउंसिल में जाएंगे, उस जमाने का रजिस्टर होगा उनके पास, उस पे एंट्री हुई होगी, आप उसकी एंट्री डेट को आपने वेरीफाई करना है कि वो क्या है। ठीक है, वो चेंज हो सकती है? वो चेंज हो सकती है। अच्छा यार, ये चीज़ आपने बड़ी अच्छी बताई है, ये मैं लिख लेता हूँ क्योंकि मेरी मेरी बर्थ सर्टिफिकेट में एंट्री नहीं थी पिछले साल तक यूनियन काउंसिल में। अच्छा।
So you have done that. I have done that. ठीक ठीक ठीक. और और ये प्रॉब्लम सिर्फ आपके फैमिली के वीजा के टाइम पे आती है, अदरवाइज नहीं आती. सही 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 सही, मेक सेंस. तो उसमें अगर मोहसिन आप थोड़ा सा बताना चाहो कि because your case is also like a bit unique. वेरी स्पेशल केस. आई विल गो. सो तो आप उसपे एक तो नॉर्मल बता दो कि फॉर एग्जांपल अगर आप ब्लू कार्ड के ऊपर जा रहे हो एज ए स्किल्ड प्रोफेशनल काम करने के लिए वहाँ पे, तो आपकी फैमिली आपके, जैसे आपने बताया कि उसको साथ ही अपॉइंटमेंट मिलती है, तो वो कितने अरसे बाद, उसका टाइम फ्रेम क्या है, और फिर व्हाट हैपेंड इन योर केस, हाउ इट वाज डिफरेंट फ्रॉम दैट. सो अगर आप अपनी वीजा अपॉइंटमेंट के टाइम पे मैरिड हैं, तो आपकी फैमिली जो है आपके साथ वीजा अपॉइंटमेंट पे जाएगी, एंड इट विल टेक देम 6 months आफ्टर यू टू गेट हियर. ठीक. ठीक है. अब आप अगर मैरिड नहीं है वीजा के टाइम पे, एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ वीजा कैटेगरी, जब आप फैमिली रियूनियन वीजा अप्लाई करेंगे, करंट वेटिंग टाइम इज फॉर दैट अपॉइंटमेंट 2.5 to 3 years इन इस्लामाबाद एम्बेसी. सिर्फ अपॉइंटमेंट लेने के लिए? सिर्फ अपॉइंटमेंट लेने के लिए. और मसलन फॉर एग्जांपल किसी बंदे ने ली थी 2-3 साल पहले, उसका अपॉइंटमेंट आ गया है, तो उसके बाद वो कितनी देर में उसका वीजा, वही 6 से 8 उसके बाद वेरिफिकेशन 6 महीने की है. अच्छा ठीक. आप वो वेरिफिकेशन पहले करवा सकते हैं. हम्म. आप ऐसा कर सकते हैं कि वो 6 महीने बचा लें, कि आप जर्मनी से वेरिफिकेशन इनिशिएट करें. इट विल गोइंग टू कॉस्ट यू अ लॉट मोर देन इन पाकिस्तान. इट कॉस्ट यू अराउंड 50,000. इन जर्मनी इट कॉस्ट यू अराउंड 500 euros. ठीक. लेकिन उससे 6 महीने बच जाते हैं आपके. और अगर आप कराची से एम्बेसी से आ रहे हैं ना, तो आपकी वीजा फैमिली रियूनियन वीजा अपॉइंटमेंट टाइम इज अराउंड 2 months. ठीक ठीक ठीक. Okay. But you cannot do that unless you are resident of Karachi, of Sindh or Balochistan. ठीक. And you cannot create a fake rental agreement there, because they will come to your house and verify you live there. ठीक 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 ठीक. So they have a rigorous process. तो ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए इतना टाइम इस तरह इस्लामाबाद एम्बेसी के लिए. आपने रेस्ट ऑफ पूछना पाकिस्तान को इस्लामाबाद एम्बेसी डील कर रही है, और मोस्टली पॉपुलेशन लिव्स अराउंड इन पंजाब फॉर एग्जांपल. तो So I applied my visa appointment in July 2022. ठीक. My family appointment. I don't think it will be here in another year. ठीक. अभी तक आपको नहीं मिला उसका? अकेले ही हैं? नहीं, I have managed to bring my family here. अच्छा, that's good, that's good. हाँ, चलिए ये तो अच्छी बात है. सही है. लेकिन there are ways, but not direct ways. So अगर आपने फिर वीजा अपॉइंटमेंट लेनी होती है, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि दुबई का कामा खरीदते हैं, फैमिली को भेजते हैं, फैमिली वहाँ का रेजिडेंट परमिट लेती है और फिर वहाँ से अप्लाई करती है. टेक्स अ वीक. सही सही. No verification, no nothing. But that means that there are like still headaches. क्या अगर आप फैमिली रियूनियन के लिए कहीं से भी कर रहे हो, तो दुबई से कर रहे हो तो इकामा पहले लेना पड़ेगा किसी उसमें. तो अगर आप जर्मनी आ रहे हैं और आप इस्लामाबाद एम्बेसी से हैं, तो कीप दिस इन माइंड. आप जब शादी करेंगे, तो आपकी फैमिली को यहाँ पे आते हुए, डिपेंडिंग अपॉन करंट सिचुएशन, जब मैं आया था तो यहाँ पे 2 साल का वेटिंग टाइम था. करंटली मेरे 2 साल पूरे हो जाएंगे इन कपल ऑफ मंथ्स. I don't think that appointment will be here. I will not cancel that appointment. Still, my wife is here just to see how when it comes. Good. How much it takes. Can you give that appointment to somebody else? No, it's a passport binded appointment. ठीक ठीक ठीक. The reason all this is happening is we had used to have a VFS in Pakistan for Germany. Our agents in Pakistan, they were selling the appointments. सही 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 सही. Appointment was for sale. Then embassy initiated a wait list. You apply to that wait list, and now embassy gives the appointment themselves. If someone cancel it, the next one, so it's a FIFO there now. That's good to know कि process जो है और waiting time जो है. अगर आप सिंध से बलूचिस्तान से हैं, nothing to worry about. इवन इंडिया से भी आप जब अप्लाई कर रहे हैं, वो लोग इंडिया में बहुत सारी एम्बेसीज हैं, उनका भी वेट टाइम जो है फैमिली यूनियन का 6 weeks ही है, 6 months ही है. ठीक. वेरिफिकेशन प्रोसेस इज देयर. दिस गेट्स वेव्ड ऑफ यूजुअली इन मिडिल ईस्ट. ठीक है. कराची एम्बेसी में है तो वहां से आपको 6 महीने में वीजा लग जाएगा, अपॉइंटमेंट भी फौरन मिल जाती है आपको, कोई मसला नहीं होता. दिस प्रॉब्लम एग्जिस्ट्स ओनली इन इस्लामाबाद एम्बेसी. I can tell you, when I came here, the appointment, so it's a 4-digit serial number which you can identify. So it was 1288, the appointment set that time in July 2022. Sorry. Mine is 1544. They are around 1470 by now. ठीक. So still
सो या कुछ इस तरह से अपॉइंटमेंट्स हैं जो रहती हैं उनको फुलफिल So करने the other way that I brought my family here is a student visa. ठीक so you apply for a master's program or something You like apply that for a master's or PhD program, you come here on that, and then सो मेरा क्वेश्चन है, अगर आपने मास्टर वीज़ा के लिए अप्लाई कर लिया है, अब तो मास्टर करना लाज़मी है? ये uh, आगे बैटल्स में ना ही पड़े हम तो I would encourage when you are here and on a master's program, complete it. बिकॉज आई थिंक इट्स सेट्स ए बैड प्रेसिडेंट एज वेल अगर आप उसको किसी तरह से वो करते हैं उसको बाईपास करने की कोशिश करते हैं कि इट्स सेट्स ए बैड एग्जांपल फॉर पीपल कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान कि अच्छा ये लोग तो इस तरह के उसके ऊपर आ जाते हैं फिर कंप्लीट नहीं करते और ये वो इस तरह की चीजें And दैट्स व्हाई even for the इट्स डिफिकल्ट फॉर स्टूडेंट्स as well to go to like get admission in European universities due to these kind of reasons they don't complete it so you should do it and जी, it जी, will, बिल्कुल, I think it will only help you in the future अगर आप उसको हुँ। complete करते हैं you will be integrated with the society more you would be more knowledgeable and obviously you have a foreign degree as well at the end of your बिल्कुल, master बिल्कुल। यार जो चीज़ मेरे माइंड में अभी तक हो रही है, वो ये है कि आपका नाम यूनियन काउंसिल आपका बर्थ का नाम यूनियन काउंसिल में था ही नहीं और आप जर्मनी में थे, ऑलरेडी जर्मनी में थे। हाँ, मेरे लिए मैटर नहीं करता। जब मेरी फैमिली अप्लाई कर रही होगी तो वो बर्थ सर्टिफिकेट वेरीफाई करेंगे। उनका करेंगे या आपका करें? आपका भी दोनों का होगा? करेंगे। तो नहीं, दोनों। अब तो आप यहाँ पर हैं, आपने कैसे जाके वो प्रोसेस करवाया? मैंने प्रोसेस पीछे से लॉयर हायर किया और उसने प्रोसेस कर दिया। अच्छा, ठीक, सही है। सही, चलें, I think देखते हैं। ये ये चीज़ देखनी पड़ेगी। ये चीज़ यार मैं अपने लिए You go देखनी to a पड़ेगी। lawyer. Here's the thing. Mhm. So first you go to a union. I guarantee if you have a listing there, it is wrong because you change your date of birth. बिल्कुल, ऐसा ही है। Okay. Now you go to a lawyer or even you go to a stamp frosh, which does a lot of business. He will know the process inside out. He will even offer you, okay, 4 पैसे लगाते हैं, ये ठीक हो जाएगा। Don't take that offer. उसे कहना that's पैसे not लगाने legal प्रोसेस फॉलो करे लीगल। हाँ, ठीक है, गुड। यार मैं ये कह रहा था कि ये अभी तक की आई थिंक लॉन्गेस्ट 2 घंटे पे आ गए हैं तकरीबन लॉन्गेस्ट और आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इंफॉर्मेटिव पॉडकास्ट जो हमने अभी तक की है मैं नहीं चाह रहा कि इतनी लंबी जो है वो किसी को एडिट करनी पड़े या कुछ उसके ऊपर भी मजीद टाइम लगाना पड़े तो क्लोजिंग की तरफ चलते हैं मे बी जो बाकी लेसन लर्न है या चैलेंजेस हैं इस तरह की चीजें वो हम मोहसिन किसी अगली में तुम्हें दोबारा बताएंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट में इंशाल्लाह। और उसमें फिर हो सकता है कैनेडियन प्रोसेस जो है उसके ऊपर भी तुम हाँ, why बता not? सको थोड़ा सा तो क्लोजिंग जो है उसके ऊपर के नाउ यू आर इन जर्मनी Yes. यू आर वर्किंग एज ए डेटा साइंटिस्ट थोड़ा सा वहां पे बता दो लाइफ इन जनरल हाउ डू यू फील अबाउट योर कंपनी फर्स्ट इंप्रेशंस लोग कैसे हैं हाउ इज लाइफ इन जनरल डे टू डे So लोग cooperative है. Okay. My company is totally English environment. I've been here almost 2 years now. I don't know a word of German, which is very bad. You should learn the language. Okay. First. तो आप क्योंकि मेरी सिचुएशन भी अनसर्टन थी मुझे नहीं पता था मेरी फैमिली आ सकेगी नहीं आ सकेगी और इफ आई हैव टू गो आउट सो आई डिडंट इन्वेस्ट टाइम इन दैट सो द मोमेंट यू आर कमिंग टू एनी यूरोपियन कंट्री every European English you have to learn their language in order to live their good life start learning that language other than that people are very cooperative I told you my job is in Munich I moved to Nuremberg okay they know that I can't come to office anymore frequently. They are cooperating with me. Okay. And if someone calls me after 6 p.m. in the evening, I think the world will be upside down on that day. Otherwise, they wouldn't call me. Makes sense. In Pakistan, I used to have days where my day was determined. Okay, how good or bad was the email at 1 a.m. सही और वैसे डेली लाइफ रूटीन के हिसाब से how is it in Germany? So you have to do. Even though I lived my 13 years in hostels in Pakistan, but you don't have to do everything over there on your own. So you can rely on people to do things. Over here, you have to do everything on your own. The most expensive thing is here labor, but people are the most expensive commodity here. Anything which is machine generated will be cheap. सही Here, you have to do everything on your own. You are truly independent.
So, for example, while we were living, I lived in Lahore after my masters. We used to go to Lums to have food. Over here, you don't have that option. You can eat outside, but it's the same way that eating out in a public market over there. So you can't do that any day. So you have, plus it's very expensive. Yeah. You have to cook. Exactly. For example, you have to clean. So that is on this remark, you have to cook, you have to clean is the यार वो तो लेकिन वो निकी मिनाज गाना गाती है आई डोंट कुक आई डोंट क्लीन उसका क्या सीन था उसका तो मैं वो नहीं आया उसके पास बहुत पैसे हैं। बंदियों के लिए है, बंदों को। अच्छा ठीक है तो Vakar, you have any like closing remarks or questions for यार यही है कि आई लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स मोहसिन थैंक्स टू यू welcome. और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पॉडकास्ट भी करेंगे काफ़ी चीज़ें उसमें भी रहती हैं अब बेसिकली एक चीज़ मेरे माइंड में अब चली गई है अब उसको रिजॉल्व करूंगा तब भी थोड़ा सुकून में हो सकूंगा आपको क्योंकि ये मैं भी यूनियन काउंसिल में वकार की बर्थडे सही एंटर नहीं हुई। लेकिन पता नहीं हो नहीं होगी honest बताऊं तो मुझे अपना भी नहीं पता कि क्या वो है मेरी उधर क्या क्योंकि है। देखो हर यूरोपियन कंट्री का डिफरेंट है तुम्हें इस चीज से गुजरना नहीं पड़ा या फिर तुम्हारी अभी तक शादी नहीं हुई ये भी हो सकता है ठीक है Another thing that I think we forgot, I think you guys might have mentioned it before, that verification stamp from that office, Bilal, I forgot that name. वो प्रोटेक्टर स्टैम्प या Protector stamp. not going to start on that, उस पे किसी और पे बात करेंगे। That is another one of your bureaucratic hassles you have to do when you are coming on a work visa. So you should discuss it sometime. I think it's too long for now. Maybe किसी अगली एपिसोड में शायद आई कोई थिंक और हमने ये डिस्कस नहीं किया ये आपने नहीं किया अभी तक। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू लिख लेते हैं ये चीज वो लोग जो जर्मनी जा रहे हैं शायद बाकी कंट्रीज में वो Anywhere, like the moment you are leaving Pakistan on a work visa, you need protector stamp. हाँ, अभी के लिए ये समरी बेहतर है कि अगर आप वर्क वीजा के लीव कर रहे हैं तो प्रोटेक्टर स्टैम्प अपने पासपोर्ट के ऊपर लगवा लें डायरेक्टर ऑफ प्रोटेक्टरेट जाके उसका प्रोसेस देखेंगे शायद अगली किसी एपिसोड के अंदर हम एक्सप्लेन करें बट थैंक यू सो मच मोहसिन इट वाज वेरी इंसाइटफुल एंड थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम इस पॉडकास्ट के लिए एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ट्यूनिंग इन एंड व्यूइंग दिस वन और लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें कमेंट कर दें कोई क्वेश्चन है आपके तो and see you in the next one. See you. Bye bye. Thank you. Bye.